नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है गुलाब रस्ते और ये एक कंप्लीट नावल है। होप्स हो कि आप लोगों को बाकी जिस तरह के मैं नावल्स प्रोवाइड कर रही हूँ ये भी नावल पसंद आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। आधी रात को वो घर लौटा था। सारे हंगामे दम तोड़ चुके थे। थकी हारी लड़कियाँ इधर उधर लड़क गई थी। दादी दादा और आपा के कमरे की लाइटें बंद थी और ये उसके लिए बेहतर ही था। लाउंज में गेंदे और गुलाब के फूलों की पत्तियां इधर उधर बिखरी थीं। शायद माइयों की तकरीब लाउंज में ही हुई थी। जो ये सब लाइबा मुराद के हवाले से होता तो किस कदर कैफ आगी और सरूर अंगेज़ होता। उसकी बिखरी पत्तियां हथेली पर समेट कर सोचा। एक हारी हुई सोच ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और लाइबा मुराद को खो देने का एहसास अजियत बनकर रगो पै में सरायत कर गया। उसने पत्तियां मसल कर फेंक दी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। तभी किचन की तरफ से वो निकली थी। सबज चूड़ीदार पजामा, पीला कुर्ता दुपट्टा जिस पर चंपा कली लगी थी, नंगे पाँव, दुपट्टा लापरवाही से बाजू के गिर्द लिपटा था, खुले बाल बेतरतीब, सोई जागी आंखों के साथ वो बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। अरमगान को देखकर टटकी, जबकि अरमगान ने गोया उसे देखा ही ना था। उसने बड़ी हिम्मत से उसे पुकारा था, आज आप बहुत देर से आए मान पाए। अगला लफ्ज़ उसने होंठों पर उंगलियां रखकर रोका था। तो फिर वो रुका था, पलटा नहीं। सर्दो सपाट लहजा हद दर्जे बेगानगी लिए हुए था। यही तो थी उसके सारे ख्वाबों को मसमार करने वाली मासूम सूरत। मोहब्बत के कातिल का अगर कोई नाम था तो यही था। नहीं, रोज़ आप जल्दी आ जाते हैं ना, इसलिए। तुमसे किसने कहा है कि मेरे आने जाने का टाइम टेबल संभाल रखो? वो एकदम पलटकर खशमगी निगाहों से उसे घूरते हुए बोला। सोई जागी आंखें पूरी तरह बेदार हुई। उनमें तहीर के साथ खफीफ सा खौफ जागा। सुनो हनी डियर, उसका लहजा गहरे तंज का आयनादार था। एक एक सीढ़ी उतरता उसके करीब आया। जी। वो दीवार से जा लगी। 4 दिन रह गए हैं ना? दीवार पर हाथ रखकर उस पर झुकते हुए वो संगीन और नाकाबिले फहम अंदाज में बोला था। हनी ने बदिक्कत इस बात में गर्दन हिलाई। बड़ी बड़ी हरासा आंखों में काजल फैला फैला सा था। फिर देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करता हूँ, संगीनों कठोर लहजे में कहकर वो पलटा और 2-2 सीढ़ियाँ चढ़ गया। वो दम बखुद खड़ी थी और दूसरे पल उसने वहीं बैठकर धुआंधार रोना शुरू कर दिया। आपा किसी काम से निकली थी। उसे कालीन पर घुटनों में चेहरा दिया फूट फूट कर रोते देखा तो लपक कर करीब आई। हनी डियर, क्या हुआ? उन्होंने ज़बरदस्ती उसका सर ऊंचा किया। उसने बाकी कसर आपा के कंधे पर सर रख कर निकाल दी। वो बुरी तरह घबरा गई। घर मेहमानों से भरा हुआ था। किसी भी लम्हे कोई भी आ सकता था। होने वाली दुल्हन के रोने का क्या जवाब पेश करती वो कि उसे तो रुखसत होकर भी कहीं नहीं जाना था। हनी मेरी जान, बताओ ना, किसी ने कुछ कहा? उन्होंने उसे झंझोड़ कर रख दिया। जवाबन जोरों शोर से इस बात में सर हिला था। किसने कहा है, मुझे बताओ। उन्होंने प्यार से उसके आंसू साफ किए। वही आपके लाडले भाई ने, अबू अल हलूल ना हो तो। हैं? आपा सटपटाई। क्या मान घर आ गया है? उन्होंने सर उठाकर कमरे के बंद दरवाजे को देखा। हाँ, आ गए हैं चंगेज़ खान के जानशीन, मिर्चें चबाते हुए। आंसू की रवानी में थोड़ी कमी वाक़ई हुई थी। माइयों के दुपट्टे के साथ नाक रगड़ रही थी। बुरी बात ही ना, वो तुम्हारा होने वाला शौहर है। बामुश्किल मुस्कुराहट दबाकर उन्होंने सरजनिश की। हाँ, तो मैं भी तो उनका होने वाला शौहर, मेरा मतलब है होने वाला बीवी हूँ। होने वाली बीवी, आपा ने तस्दीक की। हाँ वही, वो जो मुझे यूँ धमकियाँ देते हैं कि क्या किसी पंजाबी फिल्म में विलन ने दी होगी। आपा मेरा क्या बनेगा? सूजी सूजी सुर्ख आंखें अभी लबाब पानियों से भरी थी। नयन कटोरे फिर से छलक जाने को बेताब। ओहो, हुआ क्या? क्या कहा है उसने? आपने ही तो कहा था उससे बात किया करो। मैंने पूछ लिया कि आप इतनी देर से आए हैं। आगे से बोले 4 दिन रह गए हैं, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। हैं? ये कहा अरमुगान ने मारे हैरत के। आपा की आंखें फैली। तो और क्या, मैंने झूठ बोला है आपा? एकदम उनका हाथ दबोचकर वो खौफजदगी के आलम में बोली। कहीं वो मुझे मार ही न डाले। ओहो, कैसी बातें कर रही हो, फजूल में। ऐसा किस तरह कर सकता है वो? आपा ने झुंझला कर कहा। कर भी सकते हैं, आप तो चली जाएंगी, पीछे से वो मुझे जहर दे दे या गला घूंटकर लॉन में दबा दे, आपको क्या पता चलेगा? अरे क्या फजूल बोलती रहती हो, अंग्रेज़ी फिल्में देख देख कर दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा। मेरा नहीं, उनका हुआ है। वो हथेलियों से आंसू साफ करते हुए गोया हुई। अच्छा, अब खामोशी से अपने कमरे में जाओ। वहाँ मेहमान उठ गया तो कोई मेहमान उठ गया तो ख्वामखा वजाहतें देनी पड़ेंगी। उन्होंने पहला फुसलाकर उसे भेजा, मगर तनतनाती हुई ऊपर पहुंची। वो तकिए में सर दिए पेचो ताप खा रहा था। क्या बदतमीज़ी अरमगान ये,
उन्होंने तकिया खींचा। कौन सी बदतमीजी, तकिया है ये? एक तो आधी रात को घर लौटे और आते ही हनी से उलझ पड़े। क्या कहा है उसे तुमने? कुछ नहीं। उसने दूसरा तकिया उठाकर सर पे रखा और औंधा लेट गया। तो फिर वो रो क्यों रही है? अपनी चहेती से पूछिए, वो रो रही है, मैं तो नहीं। और प्लीज़ आपा, मैं इस वक्त थका हुआ हूँ। उनसे पूरे 6 बार छोटा था, मगर इन दिनों ठीक ठाक बदलिहाज हो गया था। जाते वो लाइट बंद कर दीजिएगा। तुम ठीक नहीं कर रहे हो, आपा ने कहा। उसने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। वो मायूस होकर पलट गई। ये दिल उसकी मोहब्बत से जुदा होकर धड़कना सीख जाए तो न जाने कितने जुगनू मुट्ठियों में जगमगा उठे, अंधेरे दूर हो जाएं, तुम्हारी राह से भटके तो मंजिल पर पहुंच जाएं। वो कब से उंगलियों में पेंसिल घुमाते हुए ये नज़म बार बार दोहरा रहा था। लाइबा मुराद के कदम दरवाजे में ही थम गए और मकान के मधम मायूस लहजे में टूटती आस की किरचियाँ उसके दिल में पेवस्त हुई जाती थी। तुम्हारी राह से भटके तो मंजिल पर पहुंच जाएं। उसने एक बार फिर गोया उस मिसरे पर गौर किया। तुम्हारी राह से भटके, और जो हर राह उसकी राह हो तो उसकी हर सर झटक कर गोया खुद को किसी ख्याल के शहर से आज़ाद कराने के सही के। भटके तो किस तरह भटके? सामने के दरवाजे से अंदर आते वसीम की निगाह दरवाजे में हस्तादा लाइबा पर पड़ी। उसकी निगाहें गैर महसूस तौर पर अरमगान तक गई, जो अब भी उसी मिसरे की गर्दान करते हुए गोया कोई गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी राह से आ जाइए मिस लाइबा मुराद, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। वसीम की आवाज़ पर वो दोनों ही होश में आए। लाइबा ने अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अरमगान के मिसरे की तकरार ख़त्म हुई, मगर उंगली में पेंसिल यूं ही घूमती रही। वालेकुम अस्सलाम, वसीम ने गोया उसे जताया था। वो चौंकी, फिर खजल सी हो गई, जबकि अरमगान ने अपने सामने बिखरी तस्वीरों पर नज़रें जमा दी थी। डोंट बी सिली लाइबा, उसने खुद को डांटा। फिर मुस्कुराती निगाहों से सबको देखा। उसके होंठों को छूने वाली मुस्कुराहट खुद साख्ता थी। ये तुम लोग इतने खामोश क्यों हो? हम आपके सलाम के मुंतज़िर हैं, साजिद ने पूरी संजीदगी से कहा तो उसने हंसते हुए सलाम किया। सब ने कोर्स में जवाब दिया था, माँ सवाए अरमगान के। वो उसे अक्सर नज़रअंदाज किया, अपने काम में मुनहमिक था। आज आप मजमून लाई हैं या नहीं? मुझे राइट टाइम पर मैगज़ीन मार्केट में लाना होता है। लाइबा ने चुपचाप हाथ में रोल किए पेपर्स उसे थमा दिए। फिर अरमगान की तरफ मतवज्जे हुई। तुम आज भी ऑफिस आए हो? उसके लहजे में गुजरी रात की परछाइयाँ तक नहीं थी। गोया उसे याद ही ना था कि बीती रात को सन्नाटे में वो किसी के कंधे पर सर रख कर रोई थी, वहाँ उस जगह पर। अब भी उसके आंसुओं की नमी मुंजमद थी। किसी की समाहतों में उसकी सिसकियाँ हमेशा के लिए मकीन हो गई थी। अरमगान ने ज़रा की ज़रा उसके बज़ाहिर मुतमईन अंदाज को देखा, फिर तल्ख से लहजे में बोला, आज कोई ख़ास बात थी? शादी इतना गैर अहम वाक़या तो नहीं? उसने अपना बैग और हाथ में पकड़ी दूसरी चीज़ें टेबल पर ढेर किया। आज मेरे नज़दीक गुजरा हुआ कल ज़्यादा मोतबर है। उसका जताता हुआ अंदाज। लाइबा चुप सी हो गई। माजी में ज़िंदा रहने वाले हाल खो देते हैं। तुम हाल की बात कर रही हो? मैं तो अपना माजी भी खो बैठा। उसका लहजा शकिस्ता हो गया। क्या तुम लोग जवां अदब के लिए नया इजाफा तख्लीक कर रहे हो? आलिया ने तंज़ आमेज़ इस्तेजाब से पूछा। शादी वाले घर में ढेरों काम होते हैं, और कुछ नहीं तो एक चक्कर तुम भी पार्लर का लगा आते। कम से कम ये जो चेहरे पर 12 बजे उसका वक्त कुछ आगे पीछे ही हो जाता। वो नॉर्मल से बशाश लहजे में बोली थी। शादी? किसकी शादी? वो सब के सब चौंके थे। अरमगान ने तुम लोगों को नहीं बताया? उसकी कान सी आंखों में खुद साख्ता तहीर जागा। कल उसकी शादी है, उसने कितने आराम से कह दिया। अरमगान चुज़बुज़ हो गया। है अरमगान? वो सब के सब मतहीर से उसकी तरफ पलटे। तुम लोग ही क्या, इसने तो मुझे भी इनवाइट नहीं किया, हालांकि कितनी पुरानी दोस्ती हमारी। अरमगान ने चौंक कर बहुत ध्यान से उसका चेहरा खोजा था। वो मगन सी फाइल में पेपर तरतीब दे रही थी। महज दोस्ताना सा शिकवा था उसके लबों पर, और बस कोई दुख की परछाई, कोई खो देने का एहसास। शिकवा कुना निगाहों की चुभन लाइबा ने अपने चेहरे पर महसूस की। तभी उसने सर उठाकर फरमाइशी निगाहों से उसे देखा। वो संभल कर सीधा हुआ। तुमने बताया भी नहीं अरमगान? वसीम ने बहुत संभल कर सवाल किया था, जबकि उसकी निगाहें बज़ाहिर अनजान और लापरवाह सी लाइबा पर एक लाजे को ठहरी थी। बहुत अचानक और सादगी से हो रहा है ये सब। मेरा ख्याल था कि मैं बाद में ट्रीट देकर सरप्राइज़ दूंगा। वह कसदन मुस्कुराया। ट्रीट तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, हम तो दावत लेंगे। आलिया बरजस्ता बोली। वो हंस दिया। जो हुक्म जनाब। अब वो खुशदिली से उनके सुर्ख शोक जुमलों के वार सह रहा था। लाइबा निचला होंठ दांतों तले दबाकर उस माहौल से दांस्ता कट गई थी। सारा दिन वो खुद को कसदन मसरूफ़ रखे रही थी, और फिर वक्त से पहले ही उठ गई। अरमगान को वसीम ने रोक लिया।
इकट्ठे निकलते हैं। वो जानता था वसीम ने उसे क्यों रोका है, तब भी खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करने लगा। बाइक स्टार्ट करते हुए वसीम ने पूछा, ये शादी तुम्हारी पसंद से हो रही है? हाँ, क्यों? उसका लहजा नॉर्मल था। मगर मैं तो समझता था तुम। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। क्या? मेरा ख्याल था तुम लाइबा से, यूनिवर्सिटी से एक दूसरे के साथ हो, दोस्ती भी खूब थी। इतने अरसे में मोहब्बत हो ही जाती है। ज़रूरी नहीं, वो आर जस्ट फ्रेंड्स। एक गुबार सा था जिसने दिल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो बाइक स्टार्ट करके हवा हो गया। बस स्टॉप पर उसे लाइबा नज़र आई तो गैर इरादी तौर पर वो रुक गया। मैं उधर ही जा रहा हूँ। बैग के स्ट्रिप से खेलती लाइबा ने झुका सर उठाया। तुम्हें घर जाना चाहिए। मैंने मशवरा नहीं मांगा। वो बुरी तरह बिगड़ा। उसने भागती दौड़ाती ट्रैफिक पर नज़रें जमा दी। जर्द शाम के रंग उसके चेहरे पर उतर आए। न रास्ते एक हैं, न मंजिल तो, और वो जो पहले था महज धोखा दे रहे थे खुद को। कितने आराम से बोली थी वो। अरमगान का दिमाग दब गया। उसने बाइक को किक लगाई और हजूम में बेकरार में गुम हो गया। उसका रुख यकीनन घर की तरफ नहीं था। हस्बे मामूल वो आधी रात के बाद घर में घुसा था। ख्याल यही था कि मेहंदी का हंगामा दम तोड़ चुका होगा, मगर ये महज उसकी खाम ख्याली थी। लॉन में हंगामा बदस्तूर जारी था। भीगी भीगी खुशबूदार रात में ढोलक पर पड़ती थाप बड़ी खुशगवारों गुदगुदाती हुई लगती, मगर दिलो दिमाग काबू में होते। उन सब के दरमियान वो भी फूलों से सजी कुर्सी पर बैठी थी। पीले जोड़े में मलबूस मेकअप से मबरा शादाब व नौखेज चेहरा ताजगी लिए हुए था। ज़रा ज़रा हंसती, थोड़ा थोड़ा झिमती, शर्माती ज़रा सा एक तरफ को झुकी आपा की बात सुन रही थी। आपा उसके कान में न जाने क्या खुसर फुसर कर रही थी। एक तरफ दादो भी बैठी थी। शादा व फरहां तालियां बजा बजा कर लड़कियों को बकअप कर रही थी। हनी आपा की किसी बात पर बेसाख्ता हंसी थी। अरमगान का दिल चाहा उसके मुस्कुराते चेहरे को बिगाड़ कर रखते। काश मैं तुम्हें कत्ल कर सकता। मुट्ठियां भेजकर उसने खुद पर काबू पाने की नाकाम कोशिश की। फिर लंबे लंबे डग भरता उनकी नज़रों से बचता लाउंज में आ गया। ख्याल था चुपके से अपने कमरे में जा घुसेगा, मगर पहली सीढ़ी पर दादा जान की आवाज़ कदमों से लिपट गई। कहाँ से आ रहे हो दादा की जान? चुपता हुआ तंजिया लहजा। काश दादा आप मुझसे छोटे होते तो मैं बताता। वो रुका ज़रूर मगर पलटा नहीं। आखिर अपनी नाराज़गी का मुकम्मल इजहार भी तो करना था। यह ज़बरदस्ती का ढोल उन्होंने ही तो उसके गले में बांधा था। कहाँ से आ रहे हो? लहजा सख्त हुआ। जहन्नुम से। वो चुपचाप नाखून से दिल पर लकीरें खींचता रहा। ये कोई वक्त है घर लौटने का? उसकी खामोशी उन्हें ताव दिला गई। शुक्र करें लौट आया हूँ। तुम्हें तो शायद ये भी याद न था कि आज तुम्हारी मेहंदी है। मेरी नहीं, आपकी उस चहेती की मेहंदी थी। वो कल्स कर बदतहजीबी से बोला। अरमगान, अंदर आती आपा ने तनबीही अंदाज में पुकारा। ये किस तरह बात कर रहे हो? मुझे ऐसे ही बोलना आता है। वो दादा जान का लाडला था, अब उन्हीं से बदतमीज़ी कर रहा था। अरमगान, आपा ने खश्मगी निगाहों से उसे घूरा। रहने दो अस्मा, अब ये इतना बड़ा हो गया है कि मुझे आंखें दिखा सके। दादा जान दिलगीर लहजे में बोले थे। एक लम्हे को वह निदामत में घिर गया। मेरा कसूर बस इतना ही तो है कि अपनी यतीम नवासी को मुनासिब ठिकाना देने के लिए। जी हाँ, अपनी उस यतीम नवासी का बहुत ख्याल था ना आपको। इस यतीम पोते से कोई मोहब्बत ना थी आपको, जो कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी इस यतीमों मस्कीन नवासी को। गुस्से में उसकी आवाज़ खासी ऊंची हो गई थी। अम्मा जी अपने कमरे से हफ्ताओ खेजा बरामद हुई। हे क्या हो गया बेटा? बेटे साहब धड़ धड़ सीढ़ियाँ चढ़ते और गायब हो गए। जानते थे अब सब मिलकर उन्हें घेर लेंगे और वो कुछ भी ना बोल पाएगा। देखा देखा तुमने अस्मा, क्या सलूक करने लगा है ये हमारे साथ। क्या बुरा किया हमने? इतनी अच्छी लड़की है ही ना, कम उम्र, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, जिस तरह चाहे अपने रंग में ढाल ले, मगर ये तो बेनथे बैल की तरह हाथ ही नहीं आता। अम्मा जी मुतफक्किर से कह रही थी। अस्मा शर्मिंदा सी हो गई। कल शादी है, हिना के दो दयाल वाले भी आएंगे। इसके यही तेवर है तो क्या सोचेंगे वो लोग? माँ जी आप फिक्र मत करिए, मैं समझाती हूँ इसे। अच्छी तरह समझा देना, कल इसने कोई गड़बड़ की तो भरी बारात में गोली मार दूंगा। बाबा जान तैश में आकर बोले। आपको जहमत नहीं दूंगा, ये मुबारक काम मैं खुद ही कर लूँगा। आप अपनी यतीम नवासी की खैर मनाइए। वो ऊपर से बरामद हुआ और फिर गायब। या इलाही खैर। माँ जी दिल थाम कर रह गई। मैं देखती हूँ कहीं कुछ कर ही ना बैठे। वो ऊपर जाने को लपके। इकलौते पोते में तो उनकी जान थी। रहने दें, आप ही के लाड प्यार का नतीजा है जो यूँ आंखें दिखा रहा है। बाबा जान खफकी से बोले। लो, मैंने कौन से अनोखे लाड उठा लिए थे? 7 साल तक तो आपके कंधे पर झूला करता था। माँ जी तनक कर बोली। 12 साल तक उसके मुंह में नवाले मैं दिया करता था।
इन दोनों की आपस में बहस शुरू हो गई थी। अस्मा तवील सांस लेकर ऊपर आ गई। जानती थी वो दोनों ही अरमगान को अपनी जान से भी बढ़कर चाहते थे। अरमगान फ़ोन पर किसी के नंबर डायल कर रहा था। उन्हें देखकर रिसीवर पटक दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी अरमगान, इस तरह बात करते। मुझे शर्म कैसे आएगी, हमारे बड़ों को तो आई नहीं, वो बदलिहाजी से कहता आखिरी जुमला मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता तौलिया उठाकर वॉशरूम में जा घुसा। वो सर पकड़कर उसके बेड पर बैठ गई। ख्याल यही था कि बाहर आएगा तो तफसीली बात करेंगे, मगर वो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर तंग आकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। ए अरमगान, सो गए हो क्या? जी हाँ, सो गया हूँ, आप भी जाकर जहमत करें सोने की, वो हद दर्जे तमीज़ी और तलखी से बोला था। वो कुछ लम्हे यूं ही बंद दरवाजे को घूरती रही, फिर पलटी तो नज़र साइड टेबल पर रखे कार्ड्स पर पड़ी। उन्होंने उठाकर देखा, वो इतने ही थे जितने उन्होंने एक हफ्ता कबल उसे दिए थे कि वो अपने दोस्तों को इनवाइट कर ले। उनकी पेशानी पर सिलवटें पड़ गई। कहीं सचमुच अरमगान के साथ ज्यादती तो नहीं हो रही। वो यही सोचती हुई नीचे चली गई थी। बहुत देर बाद उनके जाने का यकीन करके वो बाहर निकला। उसने तौलिया खींचकर ड्रेसिंग टेबल पर दे मारा था। मारे गुस्से के उसके दिल और दिमाग खौल रहे थे। मेरी किसी को परवाह नहीं है, मरूं या जियूं, और मैं महारानी जुमार दिन नहीं हुए यहाँ आए हुए और सबके दिलो दिमाग पर छा गई हैं। मगर कब तक मुझे बर्बाद करने वाली कब तक सुख का सांस लेगी? एक बार मेरी दस्तरस में आए तो सही, वो हशर करूँगा कि शादी का मतलब भूल जाएगी। हथेली पर मुक्का जमाते हुए वो इधर से उधर चकरा रहा था। गुस्सा, जोश, इंतकाम, लाइबा को खो देने का दुख उसे किसी करवट चैन नहीं लेने देता था। और वो लाइबा, वो सर थामकर बेड पर जा गिरा। कितनी आसानी से रास्ता बदल गई, यूं जैसे मेरे और उसके दरमियान कभी कोई ताल्लुक, कोई नाता था ही नहीं। अगर वो साथ देती तो क्या मैं इतनी आसानी से हार मान लेता? वो खौलते दिल दिमाग के साथ सोचता रहा और रात ढलती रही। नींद पलकों पर मेहरबान न होती थी और दिमाग सुलगता था। तभी दरवाजे के बाहर चंचल आवाज़ें उभरी। अब कोई आ ना जाए, उसने कोफत से पूछा और दम साधे कर लेट गया। किसी से सामना करने की हिम्मत ही ना आरजू। भाई हमारा तो रत जगह का प्रोग्राम है, रात का 1 बज रहा और कितना जागना है? उसी यतीमो मस्कीन नवासी की झुंझलाई थकी हुई आवाज़ उभरी। अरमगान ने गुस्से में करवट बदली। तो तुम्हें क्या फिक्र है, तुम इत्मीनान से सो जाओ, सुबह कौन सा बारात जानी है, तुम्हें एक चक्कर कोठी का लगवा देंगे। अरमगान की कज़न को कोमल की आवाज़ थी। हाँ भाई, लकी है हनी, दूसरी ने कहा। अच्छा अब सो जाओ थोड़ी देर, कोमल ने कहा तो वो झुंझला कर बोली। सोऊंगी कैसे, ये इतनी ढेर सारी मेहंदी जो थोप दी है, बस अभी सूख जाएगी, फिर बेफिक्र होकर सो जाना। वो लोग शायद उसे आराम के ख्याल से ऊपर वाले कमरे में छोड़ने आई थी। कुछ ही देर में खामोशी छा गई थी। वो कुछ लम्हे यूं ही लब भिंचे लेटा रहा, फिर एक ख्याल सरस उसके अंदर जागा था। बिजली किसी तेज़ी से उठकर उसने दरवाज़ा खोला। घर में खामोशी थी, जबकि बाहर लॉन में अब भी ढोलक पीटी जा रही थी। उसने धीरे से साथ वाले कमरे पर दस्तक दी। कौन है? उसने आहिस्ते से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। वो ज़रा सा झुकी पाँव की साइड पर बनी मेहंदी की बेल ठीक कर रही थी। सर उठाकर उसने आने वाले को देखा, फिर सरासमगी में खड़ी हो गई। आप? वो यूं ही दोनों हाथ पुश्त पर बांधे उसे घूरे गया। क्या हुआ? वो हकलाई। सुनो, वो संगीन और संजीदा लहजे में कहता उसके करीब आया। तुम्हारे पास बस आज की रात है। क्या मतलब? हिना की टांगें एकदम बेजान हुई थी। दम से बेड पर बैठकर हैरासा निगाहों से उसे देखने लगी। मेरा कुछ नहीं जाएगा हिना बीबी, तुम्हारी ज़िंदगी अजाब हो जाएगी। मैं तुम्हें कभी कोई खुशी नहीं दे पाऊँगा। बेहतर यही है कि तुम आज और अभी इनकार कर दो। उसके हद दर्जे संजीदा और कठोर लहजे पर हिना ने बामुश्किल थूक निकला था। मैं? हाँ तुम। मैंने इनकार किया था। फिर? वो बुरी तरह चौंका, गोया लड़की इतनी भी मासूम नहीं जितना वो समझा था। बाबा जान कहने लगे, इसको यूं ही बोलने दो, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। अरमगान तो यूं ही बकवास। मेहंदी लगा हाथ होंठों पर रखकर उसने एकदम बात रोकी, फिर सहमी निगाहों से उसे देखने लगी। बकवास? मैं बकवास करता हूँ? अरमगान की निगाहें एकदम लहू रंग हुई थी। मैंने तो बस ठीक है, कल आने दो, फिर पता चलेगा सबको कि मैं बकवास करता हूँ या नहीं। और तुम्हें भी मज़ा आ जाएगा। बहुत शौक है ना शादी का? मुझे कोई शौक नहीं आपसे शादी का। आपको जो कहना है बाबा जान से कहिए, मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? वो एकदम रोदी थी। चुप, वो ज़ोर से दाड़ा, फिर उसी तरह धाड़ से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए उसे लगा उसने आप अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया। वो उसके पहलू में बैठी हिना आपा के गले लगी धुआंधार रो रही थी। उसने बड़ी कोफत से उसे देखा। आपा बहला फुसलाकर उसे चुप करवाने में बामुश्किल कामयाब हुई थी। मूवी कैमरा ऑन था। हिना के दो दयाल वाले भी आए थे।
दानियाल ने बड़े गौर से अरमगान को देखा। उसके चेहरे पर खुशी की रमक तक न जागी थी, यूं ही ठुस सा बैठा था। उन्होंने इधर उधर मेहमानों को डील करती आपा को जाकर पकड़ा। ये अरमगान इस शादी से खुश नहीं था क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मियाँ की बात सुनकर वो सटपटा कर रह गई। आपसे किसने कहा? मुझसे कौन कहेगा? अरमगान का चेहरा खुली किताब की मानिद है। आपा ने पलट कर देखा, वो यूं बैठा था जैसे अभी भाग जाएगा। चेहरे से कोफत, बेजारी, थकन और झुंझलाहट मुतरशा थी। वो बस इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था, वरना हिना पर तो उसे कोई ऐतराज़ न था। उन्होंने बमुश्किल शौहर को मुतमईन किया, मगर दबी दबी ज़बान में यही बात कहीं लोगों ने बाबा जान और माँ जी से भी कही तो वो परेशान हो गई। ए आयशा, ज़रा समझाओ उसे जाकर, ऐसे क्यों बैठा? नाक कटवाएगा हमारी। आपा तनपन करती उसके बराबर जा बैठी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? नहीं, ख़राब हो गया है। उसके मुंह के जाविये कुछ और बिगड़ गए थे। लग तो यही रहा, इस तरह मुंह बनाए क्यों बैठे हो? ज़बरदस्ती की शादियों में यूं ही मुंह बनते हैं। आहिस्ता बोलो, हिना सुन लेगी। सुन ले क्या? मैं सब कुछ खुद बताऊंगा। हद होती है डिठाई की। बाबा जान क्या सोचेंगे? जो भी सोचे, मेरे बारे में सोचा था उन्होंने? वो आके ढेर पर बैठा पुनकार रहा था। आपा का तो बस नहीं चल रहा था कि वो 2 झांपड़ रसीद कर दे, मगर उसके हद दर्जा बिगड़े अंदाज देखकर नरमो मलतजी लहजे में बोली, देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ मेरे ससुराल वाले भी मौजूद हैं। तुम्हारे बहनोई बजाते खुद पूछ चुके हैं। मैं वापस जाकर किस किस को मुतमईन करूँगी? बाबा जान का नहीं तो मेरा ही ख्याल कर लो। और उनका ख्याल करके वो यूं मुस्कुराया था जैसे गले पर छुरी रखी हो। उन्हें गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसे ही गनीमत समझकर उठ गई। रस्में ख़त्म हो गई तो वो गोया रस्सी तोड़ाकर भागा था। बहुत रात गए। आपा उसे ढूंढते हुए ऊपर आए तो वो एक खाली कमरे में बैठा सिगरेट फूंक रहा था। ये क्या मानी, तुमने सिगरेट पीना शुरू कर दी? उनके हाथ दर्जे मुतासिफ लहजे पर उसने चुपचाप सिगरेट फर्श पर फेंककर जूते से मसला और दोनों हाथ सीने पर बांधकर खिड़की में जा खड़ा हुआ। आसमान पर सितारे चिलमिला रहे थे और पूरे चांद में बनते लाइबा मुराद के हक ने उसके अंदर ज़िया के एहसास को कुछ और गहरा कर दिया था। और ये लड़की हिना एहतशाम क्या तुम्हारी जगह ले सकेगी? और तुमने कितनी आसानी से मुझे उसके हवाले कर दिया। एक बार तुम मान जाती लाइबा तो मैं सबको छोड़ देता। और उसने देखा लाइबा के होंठों पर उभरती मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। शायद वो अच्छी तरह जानती थी कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो बुरी तरह झुंझला गया। मानी क्या सोच रहे हो? चलो हिना तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। आपा ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। अभी मेरा पार्ट बाकी है इस ड्रामे में, वो जहर खान लहजे में बोला। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है और तुम इसे ड्रामा कह रहे हो? आपा कदरे खफा होकर बोली। वो यूं ही खफकी से बाहर झांकता रहा। अच्छा चलो, अब बहुत रात हो गई है, हनी इंतज़ार कर रही होगी। आपा प्लीज़ बस करें अब। बाबा जान की ज़िद थी, वो हनी को हमेशा के लिए इस घर में लाना चाहते थे और वो भी मेरे हवाले से। सो ले आए। मैं क्या सोचता हूँ, क्या चाहता हूँ, ये सोचने की ज़हमत किसी ने नहीं की। वो जो कल तक मेरे कंधों से लटक कर मुझसे टॉफ़ियों की फरमाइश करती थी, उसको मेरी बीवी बना दिया। मैंने भी कर दिया जो वो चाहते थे। अब मज़ीद मुझसे कोई तवक्को मत रखें आप लोग। बहुत हो गया, अपनी मोहब्बतों का भरपूर खराज लिया आप लोगों ने, और मैं क्या कुछ हार गया हूँ, ये किसी को खबर नहीं। खुदा के लिए अब तो मुझे बख्श दें। वो भड़क कर दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला। आपा मुतहैर सी उसे देख के गई, फिर कदरे खफकी से बोली, यही सब करना था तो पहले इनकार कर दिया होता। अब ताल्लुक़ बांधा तो निभाना भी सीखो। ठीक है वो तुमसे कुछ छोटी है मगर समझदार है, एडजस्ट कर लेगी तुम्हारे साथ। या फिर पहले इनकार कर देते? किया था, बहुत ज़ोरों शोर से किया था। कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर मनवाया गया, और वो भी मेरी नहीं दादा जान की। एक बार तो दिल चाहा फिर भी इनकार कर दूँ। ज़रा देखो तो सही। अल्लाह ना करे। आपा ने दहल कर सीने पर हाथ रखा। अगर खुदा ना खास्ता दादा जान को कुछ हो जाता तो क्या तुम खुद को माफ़ कर पाते? कुछ नहीं होता, बस इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी और मैं अहमक गधा ब्लैकमेल हो गया, पता नहीं क्यों। आपा ने मुस्कुराहट दबाई। मैं जानती हूँ बहुत चाहते हो तुम उनको। अम्मी अब्बू के वफ़ात के बाद जिस तरह उन्होंने हमें संभाला है, जिस तरह हमारा ख्याल रखा है, शायद ही किसी दादा दादी ने रखा हो। हाँ, और चाहत का कितना गलत खराज उन्होंने लिया। बचपन से लेकर अब तक हर ख्वाहिश पूरी की उन्होंने मेरी। जूते से लेकर शर्ट तक और नाश्ते से लेकर डिनर तक हर चीज़ मेरी पसंद और नापसंद के मुताबिक होती थी। और अब मेरी ज़िंदगी का कितना बड़ा फैसला कितनी आसानी से खुद ब खुद कर गए, मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया। आज हनी की जगह अगर कौन?
आपा चौंकी। वो एकदम चुप होकर लब काटने लगा। आपा को उस पर तरस आ गया। न जाने वो किस अजियत में गिरफ्तार था। जज्बाती तो वो शुरू से ही था। ज़रा सी बात पर भड़क उठना, खफा हो जाना उसकी आदत ही थी, मगर अब तो एक नाम मालूम सा दुख था जो उसके आंखों से छलकने लगा था। इकलौता लाडला भाई, उनके मैके का मान। वो दोनों हाथों में उसका चेहरा थाम कर पूछने लगी, बहुत चाहते थे उसे? वो बुरी तरह चौंका, फिर नज़रें चुराकर रुख मोड़ गया। गोया उनके ख्याल की तस्दीक हो गई। उनका दिल दुख से भर गया। कौन थी वो? थी, उसे ये लफ्ज़ बहुत अजीब लगा। महज एक दिन का फासला और वो माजी हो गई। अब क्या फ़ायदा आपा, सुलगता हुआ लहजा था। अच्छा नहीं किया दादा जान और दादों ने, वो बुड़बुड़ा कर रह गई। फिर हनी का ख्याल आया, पर भैया इसमें हनी का क्या कसूर? वो भी तो मजलूम है, ना बाप रहा ना माँ। दो दयाल वाले रखने को तैयार ना थे। ज़रा सोचो कितने मजबूर हैं दादा और दादी। बेटे और बहू के बाद बेटी की मौत का दुख देखा है उन्होंने। नवासी को कहाँ छोड़ते? उसके ददियाल वालों को तो उसका कोई ख्याल ही नहीं आया। अब हर किसी की दादी हमारी दादों जैसी शफीक नहीं होती। भूल गए हनी को यहाँ छोड़कर अब ये नवासी को कहाँ छोड़ आते? उसके और हमारे दुख मुश्तरिक है। उसने भी कम उम्री में माँ बाप की जुदाई सही है और हमने भी। उससे कैसी नफ़रत? अगर वो एक लम्हे को अपने दिल में झांक कर ईमानदारी से अपना तज्जिया करता तो शायद जान लेता कि वो कब उससे नफ़रत करता था। वो कम उम्र मासूम सी लड़की उसकी कज़न थी। फूफो की वफ़ात के बाद तो उससे और भी अजीज़ हो गई थी। अब तो बस लाइबा के छिन जाने का दुख था या दादा जान के अचानक फैसले पर एहतजाज और गुस्सा था। हनी भी उसकी लपेट में आ गई। फिर एकदम उसे अपनी बीवी के रूप में कबूल करना किस कदर मुश्किल था। ये घर तो हमेशा से हादसात की जद में रहा है। और फिर दादा दादी को देखो, क्या कुछ सहा है उन्होंने अपनी जान पर। अब तो उनकी सारी खुशियाँ तुमसे और हनी से वाबस्ता हैं। आपा उसे समझा बुझाकर दरवाजे तक ले आई थी। साथ ही एक मखमली डिबिया निकाल कर उसके हाथ में दे दी। लॉकेट है, उसे रौनमाई में दे देना। और मान प्लीज़, आराम से, प्यार से। इस सारे में हनी का कोई कसूर नहीं। अरे दूल्हा मियाँ अभी तक यहीं खड़े हैं। दानियाल भाई अचानक आ निकले। नेक दिए बगैर चला जाता? आपा मुस्कुराई। अकेले अकेले ही? वो हैरत से मुस्कुराए। ये हम बहन भाई का मामला है। उन्होंने अरमगान को अंदर धकेला। उसने कदरे झुंझलाकर दरवाज़ा बंद करके चटखनी चढ़ाई थी। क्या मिला ज़ौजा मोहतरमा? उफ हो, दिखा दूंगी। आप चलें अपने कमरे में, मैं मुन्ने के लिए दूध गर्म कर लाऊं। वो झुंझलाई तो वो सर झटक कर चले गए। ए आयशा बेटी, क्या चला गया? दादी जान नीचे से इशारे से पूछ रही थी। जी दादू। वो मरे मरे कदमों से नीचे आई और सर पकड़कर सोफे पर ढह गई। नींद में आगे पीछे डोलती हनी होशियार हुई, पर एक तो थकन और नींद असाब पर सवार थी और दूसरे वो आया ही कुछ इस तरह था कि आपा के पढ़ाए सारे सबक ज़हन से उड़न छू हो गए। दुपट्टा खिसक गया था। वो टकर टकर उसकी शक्ल देखे गई। ये क्या नाटक है? नींद आ रही थी तो सो जाती। उसकी नींद भरी सुर्ख आंखों को देखकर वो बिगड़ा। हनी ने घबराकर दुपट्टा खींचना चाहा। वो सारे का सारा उसके नीचे दब गया था। शायद सो गई थी तो पिन्ने निकल गई थी। ये पहन लेना, आपा ने दिया था। उसने डिबिया उसकी तरफ उछाली। सीधी उसकी गोद में आकर गिरी। खुद उसने कोट उतारकर सोफे पर उछाला। बेड पर गिरकर तकिया सर पर रख लिया। गोया सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई थी। सोने से पहले लाइट ऑफ कर देना। क्या मुसीबत गले पड़ गई है? तकिए में से आवाज़ आई थी और आखिरी जुमला तो बतौर ख़ास उसे सुनाया गया था। तकिए में मुंह दिए वो उसके रद्द-ए-अमल का मुंतज़िर था। ज़रा देर बाद महसूस हुआ कि वो बेड से नीचे उतरी है। शायद चेंज करना हो, पर चटखनी खुलने की आवाज़ पर वो भड़क कर उठा। कहाँ जा रही हो तुम? दरवाजे से बाहर निकलते ही ना वहीं साकित हो गई थी। क्या पूछ रहा हूँ मैं यहाँ नहीं रहूँगी, वो मुनमुनाई थी। क्यों, क्या मुसीबत है? काटता हूँ मैं, वो गुस्से से धाड़ा। खौफ भी माने था, अगरचे सचमुच निकल गई तो वापस आओ। उसके इतने रोक के जवाब में हिना ने बदिक्कत नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। इतनी तो धमकियाँ दी थी और अब इतने गुस्से में है, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करें। मत जाना हनी, सेहन ने फ़ौरन मशवरा दिया। उसे वहीं डटे देकर अरमगान का दिमाग घूम गया था। क्या कह रहा हूँ मैं? वो गज़बनाक होकर उठा था। हनी की चीख तो हलक में ही घुट गई थी, मगर उसने तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर नीचे दौड़ लगा दी। सीढ़ियों पर लहंगा पैरों में फंस गया और दूसरे पल वो लड़कती हुई आपा की गोद में सवार हुई थी। दादो हक्का बक्का रह गई और ऊपर खड़ा अरमगान सर पीट कर रह गया था। अब तुम दोनों में से किसी ने गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। समझो वक्त गुजर गया, अब तो बस निभानी है। कुछ दादा दादी की इज्जत का ही ख्याल किया होता। कल जो किसी की नज़र पड़ जाती तो 2 कौड़ी की इज्जत न रहती। आपा सख्त गुस्से में थी। बड़ी मुश्किलों से हनी को उसके कमरे में छोड़ने आई थी। वो तो राज़ी ही न थी। कल की रात दादी के कमरे में गुजारी, खुद मज़े से सोती रही। उन लोगों की रात आंखों में कट गई। ये खुद गई थी, मैंने क्या किया था?
वो सारा इल्ज़ाम उस पर धर गया। गला दबवा लेती, चुपचाप है ना। हाय अल्लाह, है अरमगान। आपा दहल कर रह गई। किसकी बातों में आ गई हैं, हद होती है। दरोग की गोई की मैंने खासी मासूम लड़की समझा था। अरमगान ने तब कर कहा, नहीं, सारी मासूमियत तो आप पर ख़त्म है। वो बुड़बुड़ाई, बकवास करने की ज़रूरत नहीं। अरमगान गरजा, देखा आपा। हनी ने रूहानसी होकर आपा को देखा। पागल कर दोगे तुम लोग मुझे। वो सर थाम कर रह गई। आप क्यों होने लगी, पल्ले तो मेरे पड़ी है, मैं होऊंगा पागल। वो बेड पर बैठा सुलग रहा था। और मैं भी, हनी ने बड़ी अफसुर्दगी से कहा। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, शौहर है तुम्हारा। आपा ने डांटा। इनकी लुगत में खामोशी का लफ्ज़ नहीं है। मुल्कुल मौत भी आ गया तो इससे भी पटर पटर बातें बिगाड़ेगी। लड़ती तो वो पहले भी बहुत थी, मिजाज में अभी बचपना था, ज़िद्दी भी थी, ज़िद करके हर बात मनवाती। पहले अरमगान उसके जुमलों को एंजॉय करता, उसकी ज़िद्दें भी पूरी कर देता था। अब भारी फिरोज़ी और पर्पल कंट्रास्ट के वलीमे के जोड़े में दुल्हन का मेकअप किया और भारी ज्वेलरी पहने अपनी तमाम तर मासूमियत और हुस्न के बावजूद यूँ जवाब देती जहर लग रही थी। आज उनका वलीमा बहुत शानदार हुआ था। चांद सूरज की जोड़ी थी, मगर अरमगान के चेहरे के तनाव में कोई कमी ना आई थी। आज तो हनी भी मुंह बसोरे बैठी रही थी। कई लोगों ने दबी दबी ज़बान में सरगोशियाँ की, पूछा भी। आपा और दादी जज्बज होती रही। अब सो जाओ तुम लोग। आपा उन्हें उनके हाल पर छोड़कर उठी थी। कहाँ जा रही हैं, ये जेवर तो उतार दे, इतना भारी है। आपा तवील सांस लेकर पलटी, एक नज़र अरमगान पर डाली। वो बेड पर नेम दराज हाथ में किताब लिए बेजार सा बैठा था। पहली रात की सारी खूबसूरती तो गारत कर चुके थे वो लोग। उम्मीद आज भी कुछ न थी। ज़रूरत क्या थी इस लेपा तोपी की, शक्ल तो वही रही थी, हॉन्क सी। अरमगान ने चिढ़ाया। जी नहीं, मैं आप आज सबसे अच्छी लग रही थी, है ना आपा। हनी ने इतरा कर कहा। उसके इतराने में मासूमियत के साथ तीखापन था। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। आपा देखिए ना। अरमगान, बिहेव योरसेल्फ, आपा ने डांटा। वो फिर से किताब की तरफ मतवज्जे हुआ। आपा ने उसका सारा जेवर उतार कर ड्रेसिंग टेबल के दराज में संभाल कर रखा। मेकअप साफ करते हुए दिल महसूस कर रह गई। 4 घंटे लगे थे पार्लर में। क्या परियों सा रूप आया था। सभी ने तारीफ़ की और अरमगान ने शायद उसे नज़र भर देखा भी नहीं। पता नहीं क्या बनेगा, वो मुतफक्किर थे। हनी बड़े मज़े से सारे फंक्शन को यूँ डिस्कस कर रही थी जैसे किसी और का वलीमा अटेंड करके आई हो। हाँ आपा, वो माँ ने जो लॉकेट दिया है ना, मुझे उसका डिज़ाइन पसंद नहीं आया। उसने ड्रेसिंग टेबल के आईने में अरमगान को देखा। उसकी तेवरी पर बल पड़ गए। हाय हनी, वो लॉकेट तो बहुत प्यार से अरमगान ने दिया था रौनमाई में। आपा बेख्तियार बोली। प्यार से तो नहीं दिया था, यूँ करके फेंका था। उसने लॉकेट उठाकर उछाला। वो सीधा अरमगान की झोली में पड़ा। वो भड़क कर उठा। देखा आपा, किस कदर जाहिल और इल मैनर लड़की है। इस तरह दिया था। उसने दिल गिरफ्तगी से आपा को देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि फ़ायदा ही कुछ न था। बस स्लीपिंग सूट उसके हाथ में देकर ड्रेसिंग रूम की तरफ धकेल दिया। जब वो चेंज करके बाहर आई तो वो जा चुकी थी। उसने ड्रेसिंग टेबल से कॉटन और नेल पॉलिश रिमूवर उठाया और बेड पर पड़कसरा मारकर बैठ गई। अरमगान ने नागवारी से उसे देखा। वो पहले दिन की तरह खौफज़दा नहीं थी, बल्कि दादी की खूब सिखाई पढ़ाई लग रही थी। बात सुनो। उसे यूँ मुतमईन देखकर उसे चैन नहीं आया। जी मैं। उसने ज़रा की ज़रा पलकें उठाई। अगर इस कमरे में रहना तो ढंग से रहना, मेरी किसी चीज़ को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। हनी ने कदरे खफकी से उसे देखा। बच्चा समझते हैं मुझे, नानों ने भेज दिया, वरना मैं नहीं आ रही थी। तुम में अक्ल नहीं है, अरमगान ने चिढ़ाया। यहाँ हमारी भी बहुत सी चीज़ें रखी हैं, आप भी हाथ मत लगाइएगा उन्हें। उसे भी गुस्सा आ गया। तुम। अरमगान हशर कर देता उसका, मगर पता था कुछ भी कह दिया तो वो दादी की गोद में जा चढ़ेगी। उसे परवाह भी ना होती, मगर घर में कुछ मेहमान अभी भी मौजूद थे। उसने गुस्से में किताब पर उछाली और तकिए में सर देकर लेट गया। न जाने किस गुनाह की सज़ा हो तुम, किसी अजाब की तरह मुसल्लत की गई हो मुझ पर। मेरा भी यही ख्याल है। वो अफसुर्दगी से मुँह ही मुँह में बदबदाई थी। आपा का इरादा था कि वो कुछ दिन यहाँ रहकर उनके दरमियान मसलहत की कोई कोशिश करेंगी, मगर एबटाबाद से उनकी सास का बुलावा आ गया। वो बीमार थी और तन्हा भी। आपा और दानियाल भाई ने बाजलत सामान बांधा और रवाना हो गए। चाहते जाते उन्हें एबटाबाद आने की पुरजोर दावत दे गए। अरमगान उन्हें सी ऑफ करने एयरपोर्ट गया था। वापस आया तो वो टीवी लाउंज में दादी की गोद में सर रख के बैठी थी। कितनी उदासी हो गई है ना आपा के जाने के बाद। उदासी कैसी, साथ खैरियत के अपने घर पहुँचे सास ससुर की खिदमत करें। मेरे घर की रौनक तो तुमसे है। दादी ने निहाल होकर उसकी पेशानी चूमी। वो कर्ज कर रह गया।
बेटा छोड़ आए उन्हें, दादी ने उसको आते देखकर पूछा। नहीं, वापस ले आया हूँ, हनी हंसने लगी। वो नज़रअंदाज करके ऊपर जाने लगा, मगर दादी ने पुकार लिया। 2 घड़ी अपनी दादी के पास भी बैठ जाओ। वो पढ़कर सोफे पर बैठा, रिमोट से टीवी ऑन कर दिया। ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, मेरे आंगन की हरी बेलों का पत्ता पत्ता सूखता जा। जुनैद की आवाज़ पर वो उठ बैठी। इसी चैनल पर लगा दे। अरमगान ने खट से बटन दबाकर स्पोर्ट्स चैनल लगा दिया। बोर सी साइकिल रेस लगी थी। वो फिर से दादी की गोद में सर रख कर लेट गई। गुस्सा तो आया था, बेइज्जती भी महसूस हुई। दादू ने पहले घूरकर अरमगान को देखा, फिर शायदगी लहजे में बोली, तुम्हारी बहन बहुत इसरार से कह कर गई है। मैं तो कहती हूँ कुछ दिनों के लिए चले जाओ, हनी का दिल बहल जाएगा। इसका दिल आप ही बहलाइए, मेरे पास वक्त नहीं है, वो रूखे अंदाज में बोला। ऐसे कौन से पहाड़ तोड़ने, दुनिया भर के मियाँ बीवी शादी के बाद घूमने जाते हैं। अरमगान, मेरा दिल चाहता है मैं पहाड़ की चोटी को छूते बादलों को देखूं। रेक साहिल पर कदम धरते हुए उसने सर उठाकर नीलगो फलक पर डोलती आतिशी रंग में भीगी बदलियों को देखा था। मैंने कभी पहाड़ पर होती बारिश नहीं देखी, मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। लाओ हाथ। अरमगान ने उसके सामने आकर हथेली फैलाई। लाइबा ने तहीर अमेज़ इस्तजाब से अपना हाथ उसकी गिरफ्त में दिया था। मैं शादी के बाद तुम्हें दुनिया के सारे पहाड़ घुमाऊंगा, उसने एक वादा किया था। कहाँ खो गए? तुम्हारा दादा भी यही कह रहे थे। वो चौंका और दिल में उतरते मलाल के रंगों को महसूस करने लगा। हनी ने कहा कुछ नहीं, मगर मुंतज़िर निगाहों से उसे देख रही थी। मेरे पास वक्त नहीं, वो रिमोट टेबल पर उछालकर 2-2 सीढ़ियाँ फलांग गया। पता नहीं क्या सोच रखा है इस लड़के ने। पहले मान कितने अच्छे होते थे, हर बात मानते थे, अब तो हर बात में डांटते हैं। नानू, आपने मेरी शादी ज़बरदस्ती क्यों की इनके साथ? ज़बरदस्ती कैसी? आप मुझे बच्ची तो बिल्कुल मत समझा करें। वो चिढ़ गई। इसी घर में रहती थी मैं भी, सब समझती हूँ। वो किसी और को चाहते थे। लो, खामखाही आपा बता कर गई थी, मगर वो साफ मुकर गई। उस आईने जैसी शफाफ लड़की के शीशा दिल में पाल नहीं आना चाहिए। उम्र भी क्या थी उसकी, हमेशा दिनों के बाद महज 16 बरस की होती। उन्होंने शौहर को समझाया भी था। पहले ज़माने की बात और थी, सलीका तरीका गोया घोल कर इतनी सी उम्र में पिला देती थी माएँ। ये आजकल की लड़कियां तो 20 वर्ष की उम्र में भी बच्चा बनी रहती हैं। बस किताबें पढ़ लें और टीवी देखकर खुश हो लिया और समझे कि ज़िंदगी यही है। मगर उन्होंने आराम से कह दिया सब ठीक हो जाएगा। अब वो पोते की तेवर देख देख कर हौलती रहती। आपा ने समझाया कुछ दिनों के लिए मेरे पास भेज दे, तन्हा घूमे फिरेंगे तो शायद दोनों के दिल में कुछ फितरी मोहब्बत जागे। मगर यहाँ तो वो जाने को तैयार ना था। दादी ने तवील सांस लेकर उसे देखा और मियाँ को मुट्ठी में करने के तीर बहदफ नुस्खे बताने लगी। छोड़िए नानू, वो 6 फुट का बंदा मेरी नाक सी मुट्ठी में कहाँ से आएगा, नाजुक सी मुट्ठी में कहाँ से आएगा। दफ़ा करिए और गाने सुनिए। उसने आराम से म्यूज़िक चैनल सेट करके लापरवाही से कहा और गाने सुनने लगी। बेचारी नानू सर पकड़ कर रह गई। वो ऑफिस के आया, सबने उसे हस्बे तौफीक घूरा और हैरत का इजहार किया था। वो झुंझला कर रह गया। ये कहाँ लिखा है कि शादी के बाद बंदा ऑफिस नहीं आता? बरादरम, लिखा तो ये भी कहीं नहीं कि शादी के तीसरे दिन ऑफिस भाग आओ। तुम यकीन करो, तुम्हारे बगैर भी ये मैगजीन मार्केट में आ जाएगा। वसीम ने कहा तो आलिया भी बोल उठी। हमारा तो ख्याल था तुम हनीमून के लिए निकल गए होगे। उन सब के इस्तजाब अमेज़ इस्तफामिया लहजे पर वो झुंझलाया तो था, मगर संभल गया। हाँ, जा तो रहे हैं, मैं तो यूं ही तुम लोगों से मिलने चला आया था। वसीम और साजिद बेढंगेपन से हंसने लगे। तुम्हारा ख्याल था कि हम तुम्हारे बगैर उदास हो गए होंगे। बाहर में जाओ। वो खफा होकर उठने लगा तो ताहिर ने उसका बाजू थाम लिया। हमें यकीन हो गया कि तुम हमसे बहुत मोहब्बत करते हो। वैसे अरमगान, तुम्हारी वाइफ बहुत प्यारी है, इनोसेंट एंड क्यूट, आलिया ने कहा। वो सभी वलीमे पर आए थे माँ सिवाय लाइबा के। हाँ वाकई, मगर अरमगान से ज़रा छोटी लगती है भाभी। हाँ, थोड़ी यंग है, मगर अरमगान के साथ सूट कर रही थी। अरमगान, तुम लोग वापस आओगे तो हम लोग तुम्हारी दावत करेंगे, आलिया ने कहा तो सब लोग तायद करने लगे। मगर तुम लोग जा कहाँ रहे हो? साजिद ने पूछा। पहले एबटाबाद आपा के पास, फिर वहाँ से आगे कहीं भी, उसने फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर लाकर कहा। मकसद उन्हें टालना था, बहुत अनापरस्त था, किसी दूसरे को ये शायबा तक नहीं होने देना चाहता था कि ये सब अचानक और ज़बरदस्ती हुआ है। वो लोग अब भी हिना को डिस्कस कर रहे थे, अरमगान की किस्मत पर रश कर रहे थे। उसने उकता कर लाइबा की खाली टेबल को देखा। वो अभी तक नहीं आई थी। लाइबा नहीं आई आज? उसे पूछना ही पड़ा। हाँ, वो कुछ दिन ऑफिस नहीं आएगी, शायद कहीं जा रही है, वसीम ने बताया तो वो बेख्तियार होकर पूछने लगा। कहाँ जा रही है? मैंने पूछा नहीं।
हाँ अरमगान, वो तुम्हारे वलीमे पर भी नहीं आई। क्या तुमने इनवाइट नहीं किया था? आलिया ने अचानक पूछा। किया तो था, शायद मसरूफ़ होगी। उसका लहजा खुद ब खुद मध्यम सा हो गया। फिर वो खड़ा हुआ तो वसीम ने हैरत से पूछा, किधर भाई? बस अब चलता हूँ। हाँ अब कहाँ ठहरोगे? वो मायने खेजी से मुस्कुराया और अरमगान बेजार सा होकर बाहर निकल आया। कुछ लम्हे यूं ही सड़कों पर बाइक दौड़ाने के बाद उसका रुख लाइबा के फ्लैट की तरफ था, मगर फ्लैट पर ताला पड़ा था। वो कुछ लम्हे बंद दरवाजे को घूरता रहा, फिर खामोशी से पलट आया। किससे भाग रही हो लाइबा मुराद, मुझसे या अपने आप से? पुररौनक सड़क के किनारे बाइक रोककर उसने किसी आशना चेहरे को तलाशने की कोशिश की। शायद तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया, दूरियां मोहब्बतों को बढ़ा देती हैं। क्या तुम्हारे यूं छुप जाने से वो तहरीर मिट जाएगी जो खुद मोहब्बत ने अपने मुकद्दस हाथों से हमारे दिल पर कुनदा की थी? उसके दिल पर उदासी कतरा कतरा बरसने लगे। बड़ी सड़क पर उसने खुद को बेहद तन्हा और अकेला महसूस किया था। क्या यूं तुम मुझे भूल जाओगी लाइबा मुराद? उसने अपना तहीर अमेज सवाल हवाओं के सुपुर्द किया था। तेरी आंखों ने मेरे गिर्द एक दीवार खींची है। मैं इससे भाग कर जाना भी चाहूँ तो कहीं अब जा नहीं सकती कि पैरों से कोई जंजीर बेआवाज़ लिपटी है। ये दरो दीवार है जिसमें कोई रोज़न नहीं खुलता। मैं इसमें दर बनाता हूँ तो एक खश्त मेरा रास्ता रोके। मेरे कानों में एक पुरकैफ सी आवाज़ आती है, यहाँ से भाग कर जाना कोई आसान नहीं है। मोहब्बत इस कदर कमज़ोर मेरी जान नहीं है। तेरी आंखों ने मेरे गिर्द वजूद दीवार खींची है। मैं उसको तोड़ना चाहूँ तो तेशा सर को आता है। यहाँ उड़ना कहाँ उस ताहिर बेपर को आता है। मेरी सारी तवनाई यहाँ नाकाम होती है। यहीं अब सुबह होती है, यहीं अब शाम होती है। तेरी आंखों ने मेरे गिर्द जो दीवार खींची है, मुझे उससे अफर का एक भी रास्ता नहीं मिलता कि उस दीवार के पीछे भी एक दीवार लगती है। जब मैंने पहली बार लाइबा मुराद को देखा, वो अवाइल अक्टूबर की महकी महकी रंगों में ढली शाम थी। पुरानी तर्ज के बने बंगलों के गिर्द छोटे छोटे बागीचों में फूल महकते थे। उनके गिर्द बने जंगलों पर सुर्ख, कांसी और सफ़ेद नन्हे मुन्ने फूलों की बेलें कुछ इस तरह फूलों से लदी थी कि सब्ज़ पत्तों का रंग कहीं गायब हो गया था। चौड़ी सड़क के गिर्द सफ़ेद और सनोबर के तवील कामत दरख्त इस्तादा थे। मैं और दादा हस्बे मामूल वॉक करते हुए सड़क की दाएं तरफ उतरे और फुटपाथ अबूर करके चर्च रोड पर आ गए। यहाँ दरख्तों के चौड़े सब्ज़ पत्तों में छुपी शाम कुछ और गहरी हो रही थी। यहाँ परिंदों की बोलियाँ अपनी पूरी आवाज़ और वजाहत के साथ सुनाई दे रही थी। एक महकी सी खामोशी और ठंडक अमेज सकूत। सुर्ख पत्थरों से बनी चर्च की खूबसूरत इमारत सुनसान पड़ी थी और दरवाजे पर मोटा सा ताला पड़ा था। यहाँ सिर्फ इतवार के इतवार सर्विस होती थी। तभी नर्सरी की साइड से निकलकर दो लड़कियाँ सामने आई थी और मैं अपनी बात अधूरी छोड़कर उस डार्क ब्राउन बालों वाली लड़की को देखने लगा। वो दोनों धीरे धीरे बातें करती आत्मात से कदम बढ़ाती हमारे सामने से गुजरकर दाएं तरफ मुड़ गई। कुछ लोग दूसरों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं बाबा, उसने कहा। मैंने कहा तो बाबा खुलकर मुस्कुराए। बाज़ लोग मुख्तलिफ नहीं होते ग्रैंडसन, हमारी सोच और नज़र के जाविये उन्हें मुख्तलिफ बना देते हैं। ये मेरी नज़रों की चोरी पकड़ चुके थे। मैं झीम कर स्लेब पर उतरी नन्ही चिड़िया को देखने लगा, मगर जहन वहीं उस लड़की के ब्राउन बालों और पुरएतमाद चाल में अटक गया था। दिल एकदम उकता सा गया। बाबा घर चले? अभी से? बाबा ने हैरत से मुझे देखा। बस मूड नहीं रहा, तुम जाओ, मैं ज़रा शराजी साहब के यहाँ से होकर आता हूँ, बाबा ने कहा। मैं अकेले वापस पलट आया। गेट के पास ही तेज़ तेज़ पैडल मारती हनी ने अपना साइकिल एन मेरे पास आकर रोकने की कोशिश में मुझे धक्का दे मारा था। मैं लड़खड़ा कर पीछे हुआ, जबकि हनी और साइकिल दोनों नीचे गिरे थे। वो उछल कर खड़ी हुई और अपनी साइकिल सीधी करते हुए पुरजोश अंदाज में बोली, हाय मान भाई, ये जहाँ में नहीं होता वहाँ तुम साइकिल कैसे रोकती हो? मैंने अपना बाजू सुलाते हुए उसे घूरा। वो खिलखिला कर हंसती। आपको चोट लगी है? कुछ ख़ास नहीं, तुम कैसे आई? नानो की चॉकलेट लेकर आती हूँ, उसने ट्राउज़र की पॉकेट थपथपाई। हम दोनों बातें करते हुए अंदर चले गए। दादी जान हनी को देखते ही निहाल हो गई थी। पता है नानो जान, कल पापा ने मुझे डांटा था। वो उनकी बाहों में समाते ही शिकायत करने लगी। पापा ने कल डांटा और तुम आज शिकायत कर रही हो? तुम्हें तो फ़ौरन आना चाहिए था। मैंने उसकी आदत के पेश नज़र तंज किया। हाँ ना, वो फ़ौरन उनकी बाहों से निकलकर मेरी तरफ पलटी। मैं तो आ रही थी, मगर फैसलाबाद से छोटी पुप्पो आ गई। फरखंदा आई है?
दादी ने चौंक कर पूछा। हाँ, अंकल से लड़कर आई हैं, उसने लापरवाही से बताया। दादी जान तो उछली पड़ी। वो किस लिए? आई डोंट नो, अपने घुंघराले बालों की नन्ही सी पोनी झुलाते हुए वो लापरवाही से बोले। तुमने कुछ सुना भी नहीं? दादी जान के अंदर खुद बुद शुरू हो गई थी। नो, उसने नफ़े में सर हिलाकर चॉकलेट निकाले। देखिए नानो, मैं आपके लिए चॉकलेट लाई हूँ। दादी जान की दिलचस्पी चॉकलेट से ज़्यादा उसकी फुफ्फो में थी, मगर वो चॉकलेट उन्हें थमाकर फ़ौरन खड़ी हो गई। मान भाई, रेस लगाएंगे? आज नहीं, मैंने टाला। आप मेरी कभी कोई बात नहीं मानते। उसने खफकी से मुँह फुलाया तो मुझे बेख्तियार उस पर प्यार आ गया। कल इसी वक्त, ठीक है? ओके, वो कुछ सोचकर फ़ौरन मान गई। गुड गर्ल। मैंने प्यार से उसका गाल थपथपाया। हकीकत तो ये थी कि वो तब मुझे बहुत प्यारी, बहुत अजीज़ थी, और जब वो मुझे मान कहती तो मेरा सचमुच उसका मान बन जाने को चाहता था। पुप्पो की डेथ के बाद तो वो हमारे कुछ और भी करीब हो गई थी। शायद मैं अब भी उससे इतना ही प्यार करता अगर वो मेरे और लाइबा के दरमियान ना आती। उसका कलम एकदम रुक गया। बहुत देर तक वो लाइबा के नाम पर नज़रें जमाए बैठा रहा। फिर एक तवील सांस लेकर उसने लिखना शुरू किया था। मैं और हनी साइकिलों पर चर्च रोड की तरफ निकले थे। जब मैंने तुम्हें दूसरी बार देखा तब मुझे एहसास हुआ हनी की ख्वाहिश के सड़क के किनारे बहुत दूर तक चलते हैं को रद्द करके उस तरफ आने में मेरी किसी लाशऊरी ख्वाहिश का अमल दखल था कि मैं उसे दोबारा देखूं। मगर क्यों? मेरी साइकिल की रफ्तार खुद ब खुद आहिस्ता हो गई। ऐसा क्या है उसमें? मैंने बहुत गौर से उसे देखा। तीखे तीखे से नकूश, शहाबी रंगत, पूरा एतमादो बेनियाज अंदाज, हल्के सब्ज़ लिबास में वो उस दिन से ज़्यादा खूबसूरत लगे। उसके साथ आज भी कल वाली लड़की थी। हुर्रे! हनी ने नारा लगाया तो मैंने चौंक कर साइकिल की रफ्तार बढ़ाई। ओह मान भाई, आप आज भी हार गए, फुली फुली सांस के साथ मसरूर सी हनी ने कहा। उसकी गुलाबी रंगत सुर्ख हो रही थी। नौखेज़ चेहरे पर बड़ा जोश और खुशी थी। तुमने सब्ज़ ड्रेस वाली लड़की देखी? कैसी है? हनी ने हैरत से पलट कर देखा, फिर कंधे झुकाकर बोली। मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं। बुद्धू हो तुम। आए वापस चलते हैं। हम दोनों वापस पलटे। उनके करीब से गुजरते हुए हनी ने रफ्तार आहिस्ता की। हाय! उसकी पुरजोश आवाज़ पर उन दोनों ने चौंक कर देखा, फिर हाथ हिलाकर उसे जवाब दिया था। हनी पैडल मारती मेरे करीब आई। बस ठीक है, कुछ ख़ास नहीं। तुम वाकई डफर हो। मैं न जाने क्यों चिढ़ गया और वो मुझसे खफा हो गई थी। फिर ये मेरी रूटीन में शामिल हो गया था। कभी दादा के साथ तो कभी अकेले में। चहलकदमी के लिए ज़रूर निकलता, मगर वो कभी अकेली नज़र नहीं आई थी। वो लड़की हमेशा उसके साथ होती। मैं चाहता तो थोड़ी सी कोशिश से उसका घर मालूम कर सकता था, मगर ऐसी कोई ख्वाहिश मेरे अंदर पैदा नहीं हुई थी। बस उसे देखता और देखकर खुश हो जाता। मुझे उसकी बेनियाजी भाती। कितने दिनों से मैं उसके पास से गुजरता था, मगर उसने कभी आंख उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा था। गोया उसे खबर ही नहीं कि मैं उसे देखने के लिए यहाँ आने लगा हूँ। फिर वो गायब हो गई और मैं बेकरार चर्च के अतराफ में मंडलाने लगा, मगर वो फिर नज़र ना आई। तुम्हें खबर नहीं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू हो गए? अगर पढ़ाई का इरादा तर्क कर दिया है तो अपने दादा के साथ फैक्ट्री संभालो। एक दिन दादी जान ने मुझे टोका और मैंने एडमिशन ले लिया इंग्लिश डिपार्टमेंट में, और तारुफी क्लास में मैं लेट आने की बिना पर सबसे आखिर में बैठा था। और जब मेरी दाएं साइड वाली रो की दूसरी कुर्सी से उठकर उसने अपना तारुफ लाइबा मुराद के तौर पर करवाया तो मेरा दिल चाहा मैं कुर्सी पर चढ़कर भंगड़ा डालूं। अपना तारुफ करवाते हुए मैंने बतौर ख़ास पढ़कर उसे देखा। वो मुझे ही देख रही थी। मेरे देखने पर वो प्रोफेसर अदरीस की तरह मुतवज्जे हो गई। तमाम वक्त मैं गाहे भगाए उसे देखता रहा, मगर उसके बाद उसने मुझ पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। क्लास ख़त्म होने के बाद मैं सीधा उसी की तरफ आया। वो अपनी चीज़ें समेट रही थी। हेलो, मेरे पुरजोश अंदाज पर उसने पलकें उठाकर मुझे देखा। आप यहाँ? मेरे लहजे में किसी दरीना दोस्त से मिलने वाला वालहानापन था। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था? उसने बेहद सादगी से सवाल किया। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। उसने गौर से मुझे देखा, फिर फाइल में कागज़ सेट करते हुए कहा। नहीं, हम वहाँ अक्सर चर्च रोड पर मिला करते थे। मैंने उसे याद दहानी कराई। उसने सर उठाकर तहीर से मुझे देखा, फिर इत्मीनान से गोया हुई। मैं वहाँ अक्सर जाया करती थी, मगर मैं आपसे कभी नहीं मिली। वो बाहर निकल गई और मैं खजल सा हो गया। सच्ची तो था, वो मुझसे मिली कब थी जो पहचानती? क्लासेस शुरू हो गई थी उस दिन ने। जब मैं मैडम रज़वी की क्लास लेकर बाहर निकला तो फरहाना ने मुझे बाजू से खींच लिया। अरमगान, अरमगान, मेरी बात सुनो। मैं लड़खड़ा कर पीछे से आती लाइबा से टकराते टकराते बचा। वो बेख्तियार कहीं कदम पीछे हटी, फिर खशमगी निगाहों से मुझे और फरहाना को घूरती बाहर निकल गई। फरहाना का न जाने क्या मसला था, मैं ठीक तरह से सुन ही ना सका। ध्यान पूरे का पूरा दरवाजे से निकलती लाइबा की तरफ था। उफ़ो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। फरहाना ने मुझे झंझोड़ दिया तो मैं एक तवील सांस लेकर बैठ गया। हाँ कहो।
वो मेरी कॉलेज फेलो भी थी और बेतकल्लुफ़ दोस्त भी। उसे मेरी वो वाली असाइनमेंट दरकार थी जो आज ही मैडम रिजवी ने वापस की थी। तुम्हारी नकल वाली आदत अभी तक नहीं गई। मैंने झुंझलाकर उसे फाइल थमाई। वो खिलखिलाकर हंसती। जब तक तुम हो मुझे क्या ज़रूरत है दिमाग खपाने की। मैं बाहर निकला तो लाइबा कॉरिडोर में वसीम के साथ न जाने किस बात पर झगड़ रही थी। तुम्हें मेरी बात मानना होगी वसीम। लाइबा मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ तुम हर अरे घरे की मदद ले सकते हो, सिर्फ मेरी नहीं, वो खफा होकर कह रही थी। अच्छा बाबा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वसीम ने गोया हार मान ली तो वो मुस्कुरा दी थी। फिर एक सरसरी निगाह मुझ पर डालकर वसीम से पूछने लगी, शाम को घर आओगे? हाँ ओके, फिर शाम में बात होगी। वो मेरे करीब से निकलकर कॉरिडोर के सिरे पर गायब हो गई। तुम लाइबा को जानते हो? मुझे उस वक्त सख्त हसद हो रहा था। आखिर ये उर्दू डिपार्टमेंट का वसीम यहाँ लाइबा से मिलने क्यों आता है? तभी बेख्तियार वसीम के सामने आकर उससे पूछने लगा। हाँ मेरे फादर की दोस्त की बेटी है। उसने कदरे हैरत से मुझे देखा था। मैं सर हिलाकर कॉरिडोर की सीढ़ियाँ उतर गया। तुम्हारा नाम बहुत खूबसूरत है, बेंच के आखिरी सिर पर बैठते हुए मैंने कहा तो उसने चौंक कर सर उठाया। फिर दोबारा से मिल्टन को लिखने पढ़ने लगी। किसने रखा था? उसकी ये बेनियाजी मुझे कुछ और उकसाती थी। मेरे पापा ने। इसका मतलब क्या है? मुझे तो बस बात को आगे बढ़ाना था। उसने किताब से नज़रें हटाकर कदरे हैरत से मुझे देखा। फिर से किताब पर नज़रें जमाते हुए स्पार्ट से लहजे में बोली थी, जन्नत की हूर, या शायद जन्नत की सरदार हूर का नाम है। वाओ, शायद इसे ही इसमें बासमी कहते हैं। मैं बेख्तियार बोला। बस या कुछ और भी पूछना है? वो बेहद बेजारी से बोली। मैं डीठ बना बैठा रहा। तुम्हारा अभी तक किसी से फ्रेंडशिप नहीं हुई? क्या ज़रूरी है? बेहतर और अच्छा वक्त गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है, मैंने ज़ोर देकर कहा। मेरा वक्त मेरे अपने साथ ज़्यादा अच्छा गुजरता है। वो अपने बालों को मखसूस अंदाज में झटका देकर मुस्कुराई। गोया तुम दोस्ती जैसे खूबसूरत और सच्चे रिश्ते से इनकारी हो। मैंने हैरत से उसे देखा। मैंने ये नहीं कहा। वो किताब बैग में डालकर खड़ी हो गई। मैं काफ़ी अच्छा इंसान हूँ मिस लाइबा मुराद। मुझे तुम्हारी अच्छाई बुराई से क्या लेना? वो खटखट डरती क्लासरूम में चली गई। लानत है तुम पर अरमगान, कितनी लड़कियां जो तुम पर मरती हैं और तुम इसके पीछे पागल हो। और इससे भी ज़्यादा इस बात पर लानत कि तुम इतने दिनों में उस छटांग भर की लड़की को अपनी तरफ माइल नहीं कर सके। लेकिन लाइबा मुराद, अगर मैं ऐसा ना कर सका तो यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा। मैं मैडम रिजवी को देखकर दिल ही दिल में इरादे बांधता क्लास में दाखिल हो गया और ऐन लाइबा के पीछे वाली सीट संभाली थी। मुझे देखते हुए मुंह बनाकर अपनी फाइल खोलने लगी और जब मैडम रिजवी का लेक्चर अपने अरूज पर था और उसका कलम बड़ी सरस से अपना काम कर रहा था, मैंने एक रोता बसोरता कार्टून फिगर बनाकर अकब से हाथ बढ़ाकर खामोशी से उसकी फाइल पर रख दिया। उसका कलम ठटक गया और मैं दबी दबी मुस्कुराहट लबों में दबाया उसके मतवक्का रद्द-ए-अमल का मुंतजिर रहा, मगर उसने कागज़ उठाकर फाइल के नीचे दबाया और फिर से लिखने लगी। तुम्हें मेरी ड्राइंग कैसी लगी? पीरियड के इख्तिताम पर मैंने मुतबस्सम लहजे में पूछा तो वो इत्मीनान से गोया हुई। हाँ तुम्हारा सेल्फ स्केच अच्छा था। मैं तिलमिला कर रह गया। हकीकत तो ये थी कि मेरी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी थी। फिर मैंने एक नया तरीका इख्तियार किया। कभी फरहाना, कभी नौशाबा, लाइबा की तेवरी के बल कुछ और बढ़े, मगर मुझे उससे फ़ायदा होने की बजाय उल्टा मेरी शोहरत को ही नुकसान होने लगा। मैं बुरी तरह झुंझलाकर अब अक्सर बस हो चला यकीन के बुरे हम हैं दोस्तों गुनगुनाया करता, मगर वो पत्थर की मुहर टस से मस न हुई। इन्हीं दिनों वसीम ने एक नए मैगज़ीन जवां अदब का इजरा किया। लाइबा उसकी नायब मदीरा थी, तो ये कैसे मुमकिन था कि मैं उन्हें ज्वाइन ना करता। वसीम को यूं भी ऐसे अफराद की ज़रूरत थी जो फ्री में उसका साथ दे सके। ठहरे हुए पानी में यूं दूर बैठकर कंकर न फेंको, इस हलचल से क्या हासिल, करीब आओ और आखिरी बार आईना या आप पर अपने हसीन खदोखाल सब्त कर दो। सूखते तालाब को उससे ज़्यादा की आरजू भी नहीं। ठहरे हुए जब मैं चौथी बार उस नज़म को दोहराने करने लगा तो जहाँ लाइबा ने कोफत से मुझे देखा था वहीं ताहिर ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। माना पीरज़ादा कासिम ने अपनी ख्वाहिश का इजहार इंतहाई खूबसूरत लफ्ज़ों में किया है, मगर हमारा क्या कसूर है? वो खामोश होकर मुस्कुराने लगा। बाय द वे, आज लहजे में इतनी मायूसी क्यों है? वसीम ने किसी नौ अमोज़ मुसन्निफ़ के मसूदे से नज़र उठाकर मुझे देखा। तुम लोग मुझे कैसा इंसान समझते हो? मेरे लहजे में संजीदगी दर आई। सच सच बताएं ताहिर अंसा। हाँ भाई, खासे शरीफ और माकूल इंसान हो, वसीम ने कहा। तो फिर लाइबा मुझसे इतना कतराती क्यों है? क्या मतलब? मेरे अचानक कहने पर लाइबा समेत सभी चौंके थे। मतलब मैंने बराह रास्त लाइबा की आंखों में झांका। लाइबा सिर्फ मुझे ही क्यों इग्नोर करती है? वो बातें ही
दो बातें ही हो सकती हैं, या तो वो मुझे पसंद नहीं करती या फिर उसकी इस हद दर्जा बेनियाजी के अकम में कोई और जज्बा झांक रहा है। मैंने लाइबा की आंखों में गुस्से की उठती लहर देखी। तुम वसीम और ताहिर की नज़र में तो शरीफ और माकूल इंसान हो सकते हो, मगर ज़रूरी नहीं कि ये राय मेरी भी हो। मैं चबा चबा कर बोली, क्या मतलब तुम्हारा? कम अज़ कम मैं लाइबा से ऐसी कोई बात नहीं सुन सकता था। मतलब ये कि तुम इंतहाई घटिया और जाहिल इंसान हो। वो गुस्से से बोली तो मैं भी गुस्से में आ गया। हालांकि मेरा इरादा उसे इत्मीनान और सुकून से घेरने का था, मगर मेरा गुस्सा हमेशा की तरह एकदम भूत कर आया था। मैंने एक झटके से खड़े होते हुए उसे घूरा। तुमने कौन सा घटियापन देखा है मेरा? दोस्ती ही तो करना चाहिए थी तुमसे। मुझे किसी फ्लर्टी शख्स के साथ दोस्ती नहीं करनी। गुस्सा अगर मुझ में था तो कम वो भी ना निकले। फिर जो बात बिगड़ी तो बिगड़ती चली गई। वसीम ने हम दोनों को खामोश करवाने की बहुत कोशिश की और थक कर वही तरीका इस्तेमाल किया था। हम दोनों को पास के मलहका कमरे में धकेल दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था। हम दोनों एकदम खामोश होकर बंद दरवाजे को घूरने लगे। अब तुम दोनों ज़रा इस बात पर गौर करो कि तुम दोनों ने किस कदर जहालत का सबूत दिया है। वसीम की आवाज़ आई थी। वसीम, दरवाज़ा खोलो, लाइबा ने झुंझला कर कहा। खोल दूंगा मगर अभी नहीं। वसीम, शाम हो रही है, मुझे घर जाना है। वो सख्त गुस्से में और झुंझलाई हुई थी। उसके बरक्स में खासे इत्मीनान से उसके सुर्ख चेहरे को देख रहा था। ठीक आधे घंटे के बाद मैं दरवाज़ा खोल दूंगा, तब तक तुम लोगों की एक दूसरे के बारे में जितनी भी उलझने हैं सुलझा लो। वसीम ने इत्मीनान से कहा और फिर लाइबा के बार बार पुकारने पर भी उसकी कोई आवाज़ नहीं आई थी। लाइबा, बैठ जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो गुस्से में फनकारी। हाँ, मैंने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया। वो गुस्से में मुझे फ्लर्टी जाहिल यार करार देती रही और मैं उसे नकचड़ी, संगदिल और ड्रामेबाज कहता रहा। कसदन उसका और अपना गुस्सा निकालना था। और ठीक 15 मिनट की दोबदू जंग के बाद एक वक्त वो आया जब मेरी बेख्तियार हंसी निकल गई। वो कुछ लम्हे मुझे घूरती रही, फिर अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपाने को वो रुख बदल गए। तब मैंने कमरे में मौजूद वाहिद कुर्सी उसे पेश की और ख़ुद उसके सामने दो जानू बैठते हुए शुरू हो गया। अपने पहले एहसास से लेकर आखिरी हमाकत तक सब कुछ सुनाया। वह हैरत व बेयकीनी से मुझे देखती रही। और ठीक आधे घंटे के बाद जब वसीम ने दरवाज़ा खोला तो हम गहरे दोस्त बन चुके थे। उसने थक कर कलम रख दी और आंखें मूंद ली। नानो पूछ रही हैं, आपने खाना नहीं खाना? हनी की आवाज़ पर वो चौंका। हल्के नीले कढ़ाई वाले सूट में वो खफा खफा सी पूछ रही थी। और मगान को याद आया जब उसकी लाइबा के साथ सुलह हुई थी तो वो हनी को शॉपिंग के लिए ले गया था। आपको खाना नहीं खाना तो हम लोग खा लें, वो लट मारने वाले अंदाज में बोली। मेरी बला से जहर खा लो। जहर खाए मेरे दुश्मन, वो तिलमिला कर पलटा। जाहिर है उस वक्त अरमगान से बड़ा दुश्मन कौन था उसका। वो खड़ाक से दरवाज़ा बंद करके बगट वहाँ से भागी थी। इडियट। वो कुछ लम्हे अपने खौलते दिलो दिमाग पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। फिर उसने उठकर खिड़की खोल दी और पर्दे हटा दिए। बनफशी शाम के रंग धरती पर बिखर रहे थे और अरमगान की निगाहों में आज से 2 साल कबल समंदर के किनारे गुजरी एक ऐसी ही रंगों भरी शाम जाग उठी, जहाँ रेग साहिल पर बुफरी हुई सब्ज मौजें लर्जती शाम की रोज जर्द चमकीली धूप को छू रही थी। दूर समंदर के ऑरेंज पानियों पर डोलती कश्ती का बादवा शाम के बनफशी रंगों में रंग किया था और यही शाम आसमान की हथेलियों पर उतरकर उसे हिनाई रंग दे गई थी। और यही शाम लाइबा इजहार पर भी उतरी थी। नम हवा के झोंके उसके महकते तन से टकराकर अरमगान के आसपास बिखर रहे थे। अरमगान पलटा और उसका कलम उसी शाम को लिखने लगा था। ए लाइबा, मैंने अपने गिर्द बिखरे उस खामोश तिलस्म को तोड़ने की सही की। उस शाम का तिलस्म लाइबा को मशहूर कर गया था। हथेलियों के प्याले में चेहरा सजाए उसकी निगाहें वहाँ तक सफ़र कर रही थी जहाँ बादबानी कश्ती धीरे धीरे डोल रही थी। खुदा ना करे कि कभी कोई ऐसी शाम आए जब मैं तुम्हारे सूरज को गुरूब होता देखूं। मेरे लहजे में एक नामालूम सा खौफ डोल रहा था। फ़र्ज़ करो अगर कोई ऐसी शाम आ गई तो, वो मुतवस्सिम लहजे में पूछने लगी। मैंने ज़रा सा झुककर उसकी कान सी आंखों में झांका, फिर जारहाना अंदाज में बोला, जानती हो फिर क्या होगा? क्या होगा? फिर ये सूरज नहीं डूबेगा। इम्पॉसिबल। हमारे जैसे कई आए और गए, सूरज का तुलू व गरूब तो यूं ही जारी रहेगा। उसके लहजे में खफीफ सी शरारत जागी थी। तो फिर इसे देखने के लिए अरमगान नहीं होगा? मतलब? स्टूपिड गर्ल। मैं पथरीली दीवार से कूदकर नीचे उतरा। उस दिन मैं खुदकुशी कर लूँगा। कैसे? वो तरंग में आ गई। ऐसे। मैंने दोनों बाजू फैलाकर समंदर की तरफ दौड़ लगा दी, फिर एकदम रुककर उसकी तरफ पलटा। लेकिन मैं क्यों? मुझे तुम्हारी मोहब्बत का सबूत चाहिए, वो मुतबस्सम और शरीर लहजे में गोया हुई। मुझे भी तो चाहिए। मैंने उसे खींच लिया। कितना दिल चाहता था मैं उसके संग ज़मीन का आखिरी किनारा भी छू हुआ हूँ।
ज़िंदगी कितनी हसीन और खूबसूरत हो गई थी और हर खुशी के इंतहा पर कोई ना कोई हादसा ज़रूर रकम होता है। उस शाम मैं घर गया तो अंकल एहतशाम की डेड बॉडी घर में रखी थी और एक कहराम मचा था। वो ज़िंदगी से भरपूर छोटी सी लड़की रो रो कर नढहाल हो रही थी। मैंने उसका सर थपथपाया तो वो मुझसे लिपट कर सिसक उठी। मान भाई, पापा मुझे छोड़कर चले गए। पहले फूफो और अब एहतशाम अंकल। वो तन्हा हो गई थी। हम लोग उसे अपने घर ले आए। यूँ भी अब वहाँ उसका अपना था भी कौन। उसके चचाओं के अपने बच्चे, अपनी लाइफ थी। उन लोगों ने बाखुशी हनी का सामान पैक कर दिया। उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसके छोटे चाचा की बेटी माँ उससे लिपट कर कितना रोई थी। मैंने बामुश्किल उन्हें अलग किया। हनी कोई ज़्यादा दूर तो नहीं जा रही। जैसे पहले हमसे दिन में 2-2 बार मिलने आया करती थी वैसे ही तुमसे मिलने आएगी। मैंने प्यार से समझाया तो वो आंसू पोंछकर उसे वो चीज़ें याद दिलाने लगी जो उन्हें साथ ले जानी थी। दादी जान और दादा। शायद कुछ लोग इस दुनिया में दुख उठाने के लिए आते। अपनी औलाद और प्यारों की जवां मर्गी ने उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया था। पहले बेटा और बहू, फिर बेटी और अब दामाद। मेरा और हनी का दुख तो यूं भी मुश्तरक था। सो मैं लाशऊरी तौर पर उसके बेहद करीब आ गया था। 3 दिन के बाद मुझे लाइबा की खफकी का ख्याल आया। दादी जान और आपा जो इस हादसे के मौके पर आई थी कमरे में थी। दादा जान सारा दिन घर से बाहर गुजारते थे। हनी न जाने कहाँ थी। मैंने नंबर मिलाया, लाइबा ही ने रिसीव किया था। कहाँ हुआ अरमगान? उसके लहजे की बेताबी मुझे सरशार कर गई। कभी ये बेताबी सिर्फ मेरे लहजे में छलकती थी। कम अज़ कम बता तो दिया करो अरमगान। हादसे तो बता कर नहीं होते। क्या हुआ? वो एकदम परेशान हो गई। मैंने उसे मुख्तसरन बताया। मैंने उसे देखा है, बहुत प्यारी बच्ची है और इतना बड़ा दुख, तुम उसका ख्याल रखना। अरमगान, अरमगान, आपा मुझे पुकार रही थी। ओके लाइबा, फिर बात करेंगे। मैंने खुदा हाफिज़ कहकर रिसीवर रख दिया। फिर बहुत से दिन गुजर गए। हनी एकदम चुप हो गई थी। स्कूल जाती, वापस आती तो कमरे में बंद हो जाती। चॉकलेट, साइकिलिंग, आपा का बेटा। मानी उसे किसी चीज़ में दिलचस्पी ना थी। दादी जान उसे देख देख कर हौलती और मैं कड़ता रहता। आपा कुछ दिन रहकर चली गई तो वो जो मानी की खिलखिलाहटों ने थोड़ी बहुत घर की फिजा बदली थी फिर से सुनसान हो गई। हनी, तुम मुस्कुराती क्यों नहीं हो? उसने अपनी भीगी भीगी पलकें उठाकर मुझे देखा, फिर सर झुकाकर बोली थी, दिल नहीं चाहता मान भाई, इधर आओ मेरे पास। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया। देखो गुड़िया, ये जो ज़िंदगी है ना, ये बस ऐसी ही है। जो हम सोच भी नहीं सकते वो हो जाता है। लेकिन मेरे साथ ही क्यों? वो किस्मत समेत सबसे खफा थी, सिर्फ तुम्हारे साथ। मैंने उसकी मासूम निगाहों में तैरती खफकी को देखा। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो हनी। तुम्हारे पास अपने पापा और मम्मा को याद करने के लिए बहुत कुछ है। कुछ अरसा सही, मगर वो तुम्हारे पास रहे तो तुमने उनका प्यार समेटा, उनकी आवाज़ें सुनी, उनसे लाड उठवाए। तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा ख़जाना है। ज़रा अपने मान भाई को देखो, इनके पास क्या है? ना बातें, ना यादें, ना आवाज़ें, बस कुछ बेजान तस्वीरें। क्या वो मेरी तशफ़ी कर सकती हैं? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरी मम्मी कैसे मुस्कुराती थी, मेरे बाबा की आवाज़ कैसी थी। फिर भी देखो, क्या तुमने कभी मान भाई को रोते देखा? वो अल्लाह की अमानतें थी, उसने वापस ले ली। और मैं इस बात पर शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे पास दादा और दादी हैं। और हनी, तुम्हारे पास तो मान भाई भी है जिनके सामने तुम रो सकती हो, अपने सारे प्रॉब्लम्स शेयर कर सकती हो। हनी की बड़ी बड़ी आंखों में हैरत ही हैरत थी। आओ हम बहुत अच्छे दोस्त बन जाएं, फिर तुम अपनी सारी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर किया करना। ओके? यस, वो बेख्तियार बोली थी। आओ फिर आइसक्रीम खाने चलते हैं। उस शाम हम बहुत देर तक बाहर घूमे थे, बार बार आइसक्रीम खाई थी। हनी को मैंने टेनिस रैकेट और जुनून का नया एल्बम दिलाया और बहुत दिनों बाद उसे खुलकर हंसता देखकर मैं मुतमईन हो गया था। मुझे क्या मालूम था मेरी हनी के लिए ये बेज़रर सी चाहतें और मोहब्बतें लोगों के जहनों में कुछ और ही रंग लाएंगी। हमारे फाइनल एग्ज़ाम नज़दीक थे, सो मैं सब कुछ नज़रअंदाज किया, अपने इम्तिहानों की तैयारी में मगन हो गया। क्या टॉप करने का इरादा है? लाइबा मेरा नहमाक देखकर चिढ़ती। यहीं समझ लो, आखिर तुम्हारे पापा के सामने कुछ तो बनकर जाना है। वो तो कह देंगे फैक्ट्री तो तुम्हारे दादा की है, तुम क्या करते हो? उसने ये बात एक बार मजाक में कही थी, मैंने पकड़ ही ली। तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल होगी, तुम तो बात के पीछे ही पड़ जाते हो। उसने बालों को मखसूस अंदाज में झटका दिया। सुनो यारो, ये अपना बबलू पामिस्ट्री सीख गया है। वसीम ने हमारे पास आकर ऐलान किया। बबलू वॉकआउट करने वाला था मगर मैंने उसे खींच लिया। उसके गोल मटोल सेहतमंद चेहरे की बना पर सब सोहेल को बबलू कहकर चिढ़ते थे, जिस पर वो खासा चिढ़ता था। मेरा हाथ देखो, मैंने फ़ौरन उसके सामने हथेली फैलाई। पूछो क्या पूछना है, वो शहाना अंदाज में बोला। इसकी लैला कब मिलेगी? किसी ने लुकमा दिया। मुझे मेरी मोहब्बत कब मिलेगी? मैंने आराम से पूछा। लाइबा ने मुझे बुरी तरह घूरा, बाकी सब बुरी तरह चीखे थे। सोहेल ने बहुत गौर से मेरे हाथ की लकीरों को खोजा, फिर मायूसी से सर हिलाया। हिजर की लकीरें काट गई हैं।
उसने नाखून से मेरी हथेली पर लकीर खींची। मैंने अपनी उंगलियों को समेटा और दूसरे पल मेरा मुक्का उसकी नाक पर रखा था। सब शशदर रह गया और मैं लंबे लंबे डग भरता वहाँ से गायब हो गया। बाद में लाइबा ने मेरे खूब लत्ते लिए थे। क्यों ज़रा सी बात पर अपना टेम्पर लूज़ कर बैठते हो? बस अब बहुत हो गया, मैं आज ही घर में बात करता हूँ। हमारी इंगेजमेंट हो जानी चाहिए, शादी एग्ज़ाम्स के बाद होती रहेगी। अच्छा, और जो मेरे पापा ने पूछ लिया कि लड़का क्या करता है तो उसने कहा तो मैं ना चाहते हुए भी बेसाख्ता मुस्कुराया था। ये बहुत प्रॉब्लम है, अब तो कुछ ना कुछ करके दिखाना ही होगा। दरवाज़ा एक बार फिर से खुला था और इस बार एक खूबसूरत ख्वाब से जागने वाली कुव्वत तारी हो गई थी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? उसने बेहद चिढ़कर उसे देखा। कुछ नहीं, मुझे कपड़े लेने थे। हनी उसके लहजे पर घबरा गई। बेहतर है कि सारे कपड़े यहाँ से ले जाओ, नानों से पूछूंगी, उसने आहिस्ती से कहकर वार्डरोब खोली, फिर सूट निकाल कर चली गई। कुछ भी था उसका ये रवैया उसके लिए बेहद तकलीफ दे था। वो दोबारा लिखने लगा। मुझे लगा वो कुछ उलझी कुछ परेशान सी है। मैंने कई बार उससे पूछा मगर वो टाल गई। मगर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम थी जो उसे डिस्टर्ब कर रही थी। वो हम में मौजूद होते हुए भी कभी हमारे दरमियान न होती। प्रोफेसर्स लेक्चर्स देकर चले जाते और उसकी नोटबुक के सफ़ात सफ़ेद के सफ़ेद रह जाते। रहबा क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो। वो नोटबुक पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचती रही। कोई परेशानी है तो शेयर ही कर लो। वो कुछ लम्हे मुझे देखती रही, फिर मुस्कुरा दी। यूं ही वहम है तुम्हारा, क्या परेशानी होगी? श्योर, मैंने उसकी आंखों में झांका। वो उसके अल्फाज का साथ नहीं देती थी। हाँ चलो कहीं चलते हैं, उसने पहली बार कहा था। हम दोनों साहिल पर निकल आए। अरमगान, फ़र्ज़ करो ज़िंदगी के किसी लम्हे में बहुत सालों के बाद तुम्हें अचानक एहसास हो कि तुम जिस एक मोहब्बत के पीछे ख्वार हुए वो तुम्हारे लिए इतनी अहम नहीं और वो महज एक जज्बाती गलती थी, तो तुम उस मोहब्बत के साथ क्या सलूक करोगे? उसने अचानक पूछा और उसका सवाल और लहजा दोनों बहुत अजीब थे। मोहब्बत कोई चीज़ नहीं जो बासी हो जाए तो उठाकर फेंक दी जाए। हर गुज़रता लम्हा जज्बों के रंग कुछ और गहरे कर देता है और मोहब्बत जितनी पुरानी हो उतनी ही मजबूत होती है। किसी पुराने बरगद के दरख्त की तरह जिसकी जड़ें ज़मीन के अंदर अंदर बहुत अंदर चली जाएं। मोहब्बत मजबूती है, कमज़ोरी नहीं। ये मेरा नुक्ता नज़र था। और अगर कुछ मोहब्बतें मिलकर हमें कमज़ोर कर दें, हार देने पर मजबूर कर दें तो न जाने वो क्या पूछना चाहती थी। मैंने उलझ कर उसे देखा। कौन सी मोहब्बतें? मोहब्बत की कोई एक शक्ल तो नहीं होती, ये कई रिश्तों में बंटकर अपनी शक्ल बदल लेती है। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई भी मोहब्बत हमें रास्ता बदलने पर मजबूर कर सकती है, और अगर ऐसी कोई मोहब्बत रास्ते में हायल हो तो भी मुझ में इतना हौसला है मैं उस मोहब्बत को ठुकरा सकूं। मेरे लहजे में बला का एतमाद था। लाइबा एक तवील सांस लेकर खड़ी हो गई। चलो घर चलते हैं। और मैंने सोचा था मैं जल्दी घर में बात करूंगा, मगर चंद दिनों के बाद ही दादा जान ने मुझे साथ लिया था और हम दोनों चर्च रोड की तरफ निकल गए। और यही मैंने लाइबा मुराद को पहली बार देखा था। मेरे लबों पर मबहम सी मुस्कुराहट जागी। शादी के बारे में क्या इरादा है बरखुरदार? दादा जान की लाठी की जद में आकर एक कंकर उड़ता हुआ दूर जा गिरा और मेरे लबों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। खासा नेक ख्याल है, मैंने कान खुजाते हुए उन्हें देखा। मैं और तुम्हारी दादी चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दे। मेरा दिल कह के लगाने को चाहा, मगर बात क्योंकि उनकी तरफ से शुरू हुई थी सो कदरे संजीदगी से कंधे उचकाते हुए बोला था। इतनी जल्दी क्या है दादा, मेरी स्टडीज़ तो मुकम्मल हो। जल्दी है? दादा का लहजा गैर मामूली तौर पर संजीदा था। तुमने देखा ये ज़िंदगी और मौत का खेल कितना अजीब है। हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है अरमगान, मगर खुदा का शुक्र है कि तुम हमारे पास हो। और हनी, हमारी बुरी खुशियाँ बस तुम दो लोगों से वाबस्ता होकर रह गई हैं। वो कुछ लम्हे बिल्कुल खामोश हो गए। शायद तुम्हें मेरी बात थोड़ी अजीब लगे, मगर गौर करोगे तो इतनी अजीब नहीं लगेगी। कौन सी बात? मैंने चौंक कर उन्हें देखा। मैं तुम्हारी और हनी की शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने रद्द-ए-अमल देखने को नज़रें मेरे चेहरे पर गाड़ दी और मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि वो मेरी शादी हनी से करने के बारे में सोच रहे हैं। तभी उनकी बात का मफहूम समझे बगैर बोल उठा था। मेरी तो ठीक है, मगर हनी तो अभी बच्ची है, मैट्रिक का एग्ज़ाम भी नहीं दिया उसने अभी। उन्होंने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली, फिर नज़रों का जाविया बदल कर बोले, मैं तुम्हारी शादी हनी के साथ करना चाहता हूँ। और मुझे एकदम लगा ये मेरे गिर्द खड़े तवील कामद दरख्त ऊपर को उड़ गया हूँ और ऊपर टंगा आसमान सर पर आ गिरा हो। मैंने कहीं कदम पीछे हटते हुए बेयकीन निगाहों से दादा को देखा और फिर वहाँ से भाग आया। इससे आगे अरमगान का दिल चाहा कि वो कलम की नोक तोड़ दे, मगर क्या ऐसा करने से तकदीर का लिखा मिट सकता था? उसने बेहद थके थके अंदाज में लिखा था। और फिर मैं हार गया। हाँ, मुझे उन लम्हों की अजियत दोहराने की ताब नहीं। मुझे हारना था, मैं हार गया, लेकिन मुझे किसी और ने नहीं, लाइबा मुराद ने हराया।
कितना गड़गड़ाया था मैं उसके सामने। मेरा साथ तो दो लाइबा, मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ। मगर उसकी नम आंखें टकर टकर मुझे देखती रहती। ना जाने उसे मेरी मोहब्बत पर एतबार क्यों ना आया कि वो कितने आराम से कह गई, तुम हनी से शादी कर लो। मेरा दिल चाहा मैं उसे मार डालूं। जो बात मैं सोच भी नहीं सकता था वो मुझे उस पर अमल करने को कह रही थी। उस पर मेरी किसी बात का कोई असर ही नहीं हुआ। और अब न जाने वो कहाँ जा छुपी है। शायद मेरी निगाहों में उभरते सवाल पढ़ लिए थे उसने। अगर मेरे साथ चलना नहीं था तो साथ चलने का झांसा क्यों दिया? तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं था तो आजमा लिया होता। या अगर मेरे साथ डूबने का हौसला ना था तो समंदर के सफ़र पर निकली ही क्यों? अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी तो मेरे साथ शादी से इनकार क्यों किया? अगर कभी मिलो लाइबा मुराद तो इन सवालों के जवाब ज़रूर देना। क्या मुझे किसी और को सौंप देना तुम्हारे लिए इतना ही आसान था? प्लीज़ नानो, आप मत जाइए, आप तो रुक जाइए। न जाने कहाँ कहाँ की खाक छानता वो घर लौटा तो दादी जान बैग तैयार किए बैठी थी और हनी उनकी मिन्नतें कर रही थी। ऐसे ही घबरा रही हो बच्ची, चंद दिनों की तो बात है, मैं हफ्ते भर के लिए तो जा रही हूँ। उन्होंने प्यार से पिचकारा। आप भी जा रही हैं, दादा भी जा रहे हैं, मैं तो बिल्कुल तन्हा हो जाऊँगी। प्लीज़ नानो मत जाइए ना, वो मलतुजी लहजे में बोली। हे तन्हा क्यों? खैर से अरमगान है तुम्हारे पास? इन्हीं से तो डर लगता है, वो मुनमुनाई। लो डर कैसा, खैर से शौहर है तुम्हारा। जाने दो हनी, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, वो सख्त नरूठेपन से कहकर धड़ धड़ सीढ़ियाँ चढ़ गया। इनके हवाले करके जा रही है मुझे। हनी ने शाकी नज़रों से उन्हें देखा। बस ज़रा गुस्से में है, तुम्हें पता है उसका गुस्सा ज़रा तेज़ है, वरना तो बहुत प्यार करता है तुमसे। खाक भी नहीं। अच्छा मैं ज़रा देखती हूँ उसे। दादी उसके कमरे में चली आई। मैं सदके मेरी जान, क्यों रूठे रहते हो? सदाकत अली का फ़ोन आया है, कुछ तबीयत ठीक नहीं उनकी, इसीलिए ज़रा गुजरावाला जा रहे हैं। 1 हफ्ते की तो बात है, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। मैं सब जानता हूँ, ये बीमारी का तार भी इसी प्लानिंग का हिस्सा है, वो चिढ़कर बोला। दादी खसे आ गई और फिर साफ मुकर गई। लो खामखाही, आप कुछ भी कर लें मगर इन तिलों में तेल नहीं। वो अथड़े घोड़े की तरह बुफा रहा था। दादी की तवील सांस लेकर रह गई। तभी दादा अपनी लंबी चौड़ी नसीहतों के साथ आ गए। वो बड़े सब्र और बेजारी के साथ सुनता रहा और जब आखिरी नसीहत मुकम्मल की कि कभी कभी फैक्ट्री का चक्कर लगा लिया करना और हनी का ख्याल रखना, तो वो तड़क कर बोला था, जाहिर है मुझ पर छोड़ कर जा रहे हैं तो मैं ही ख्याल रखूंगा, मोहल्ले वाले तो आने से रहे। दादा ने लबों पर दर आने वाली मुस्कुराहट को बामुश्किल रोका। फिर दादी को इशारा किया तो वो उनके पीछे बाहर निकली। देख लो मियाँ, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे कहीं? दादी ने परेशान होकर पूछना चाहा तो दादा हंस दिए। मैं इसका दादा हूँ, इतना वो अपने आप को नहीं जानता जितना मैं उसे जानता हूँ। तुम चलो, वापस आएंगे तो सब ठीक होगा। हनी ने उन्हें बेहद अफसुर्दगी के साथ रुखसत किया था कि अपनी खैरियत कुछ मशकूक लग रही थी। अरमगान ने उनके जाने के बाद पहला काम तो ये किया कि हनी को वापस उसके कमरे में शिफ्ट किया। उससे ये भी परवाह नहीं थी कि मुलाजमा कितनी मशकूक हुई। उसने बेसाख्ता पूछा था, क्यों साहब जी? तो अरमगान ने उसे बुरी तरह डांट दिया था। हनी हैरान सी अपना सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट करवाती रही। अरमगान ने बस इतना ही कहा था, तुम अभी यंग हो, इस रिश्ते की नज़ाकतों से ज़्यादा इसकी खूबसूरतियों से मुतासिर हो, जो कि जाहिर है केवल की मरहूने मन्नत है। तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, मगर जो मेरे साथ हुआ है वो इससे भी बदतर है। जब तुम किसी काबिल हो जाओगी तब फैसला करेंगे कि हमें इस रिश्ते के साथ क्या सलूक करना है। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, वो बदमज़ा सी होकर बेजारी से बोली। तुम्हारी समझ में भी आ जाएगा। और खुदारा ये भड़कीले कपड़े पहनने बंद कर दो, मुझे कोफत होती है देखकर। वो तो बस नानों के कहने पर, वरना अच्छे तो मुझे भी नहीं लगते, वो आहिस्तगी से बोली थी। वो फितरतन नरम मिजाज थी, हनी की सारी ज़रूरतों का ख्याल रखता, मगर रवैया अब भी वही था, लिए दिए से रहता। हनी उससे बात करने को तरसती। अब तो उसके लहजे की खूनख्वारी भी किसी हद तक कम हो गई थी। शायद ये एहसास था कि अब उसे रोने के लिए दादी की गोद भी मुयस्सर नहीं। घर, फैक्ट्री, यूनिवर्सिटी, उसने खुद को बेहद मसरूफ़ कर लिया था। हनी चंद दिनों में उस घर के सन्नाटे से घबरा गई थी। कहाँ खो गई हो लाइबा? कभी कभी वो बीच सड़क पर रुककर एक एक चेहरे को तकने लगता। उसके फ्लैट पर ताला जूं का तू था और वो हर पल लाशौरी तौर पर उसका मुंतज़िर रहता था, मगर एक मायूसी सी हर गुजरते दिन के साथ उस पर तारी हो रही थी। खो जाने वाले तो मिल भी जाएं, मगर जो दांस्ता गुम हो जाए उन्हें कौन ढूंढे? तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। कभी कभी वो तल्ख होकर उस पर इल्ज़ाम धरने लगता। उस दिन वसीम ने उसे सरसरी अंदाज में बताया था, लाइबा एग्ज़ाम ही नहीं दे रही। तुम्हें किसने बताया? उसने बुरी तरह चौंक कर पूछा। खुद लाइबा ने। वो यहाँ आई थी? अरमगान के लहजे में बेताबी सी दर आई। नहीं, फ़ोन पर बात हुई थी। कहाँ है वो? अपने दोध्याल में। कहाँ? ये तो नहीं बताया उसने, बस कभी कभी फ़ोन कर लेती है। कह रही थी मूड नहीं है पेपर देने का।
उसका फ़ोन नंबर दोगे मुझे? अरमगान ने कुछ सोचते हुए पूछा। तुम्हें उसने कभी फ़ोन नहीं किया? वसीम ने हैरत से पूछा। मुझे कहाँ वो इस काबिल समझती है। अरमगान का लहजा तल्ख सा हो गया। नंबर तो उसने मुझे भी नहीं दिया, वसीम ने सोचते हुए कहा, और सच ही कहा था, मगर अरमगान को लगा वो झूठ बोल रहा है। तभी तलमला कर उठ गया। हनी कॉरिडोर की सीढ़ियों पर बैठी लॉन में भागते खरगोशों को देख रही थी। यहाँ क्यों बैठी हो? उसका लहजा बेहद ख़राब था। वो सहम गई। कदम कदम पर शायद देती नानो भी तो ना थी। यूं ही बैठ गई थी। एक कप चाय बनवा दो। रशीदा तो चली गई। तुम्हें चाय बनाना तो आती ही होगी, उसने तंजन कहा। पहले तो हनी का दिल चाहा वो साफ इनकार कर दे, मगर नानो की नसीहतें याद आ गई तो चाय बनाने उठ गए। अरमगान ने अपने खौलते दिलो दिमाग को काबू करने के लिए एक गोली नींद की ली और चाय के इंतजार में बेड पर गिर गया। हनी चाय लेकर आई तो वो घनूदगी में कुछ बुड़बुड़ा रहा था। मान चाय ले लें। हनी ने उसका बाजू झंझोड़ा और कप टेबल पर रख दिया। रख दो, उसने तकिया सर पर रख लिया। मान मैं माँ से मिलने चली जाऊँ? अरमगान ने सुना नहीं तो वो फिर से उसका बाजू झंझोड़ कर बोली, मान, और वो जैसे बुफर कर चीखा था, जहन्नुम में जाओ। वो कुछ लम्हे बेयकीन निगाहों से उसे देखती रही, फिर भागती हुई अपने कमरे में जा घुसी थी और चीख चीख कर रोते हुए खुद से लड़ती, खुदा से शिकवा करती रही और उसे खामोश करवाने वाला कोई भी ना था। हनी की पप्पू अचानक ही आई थी। हनी को देखकर हैरान ही रह गई। ये तुम्हें हो क्या गया है? कितनी बुझी बुझी सी लग रही है, और ये कपड़े कैसे पहन रखे हैं? अरमगान ने सर पटाकर हनी को देखा। वो हस्बे मामूल जीन्स और लॉन्ग शर्ट में मलबूस बिखरे बिखरे बालों के साथ बेजार बेजार सी दिखाई दी। हनी से ज़्यादा वो शर्मिंदा हुआ था। और इतनी खामोशी क्यों है? पहले तो निचला बैठना नहीं जानती थी। दादी जान नहीं है, इस वजह से कुछ डिस्टर्ब है। अरमगान चुसबुस होकर बोला। क्या तुम इसका ख्याल नहीं रखते? उन्होंने अरमगान को पकड़ा। उसने सटपटाकर हनी को देखा तो वो बोल उठी, मान तो बहुत ख्याल रखते हैं पुप्पू। अपना भरम रखना उसने नानू से सीखा था, वरना बाबा ने तो हमेशा उसे एक छोटी सी बच्ची समझा था। नानू की नसीहतें ना होती तो शायद वो चीख चीख कर सबको अरमगान के रवैये के बारे में बताती। पुप्पू को जल्दी थी, उन्हें आज ही मुल्तान जाना था। उनकी नंद की बेटी की शादी थी, वरना न जाने वो क्या कुछ जान लेती। तुम्हारे पास कुछ ढंग के कपड़े नहीं हैं। उनके जाने के बाद अरमगान उस पर बरस पड़ा। पहले तो यही पहना करती थी, नानू ने तो बहुत भारी भारी ड्रेस बनवाए थे, वो पहन लिया करूं। वो रूठी रूठी सी बोली कि खुद उसने ही तो वो सब पहनने से मना किया था। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, तलमलाकर बोला, फिर उठकर बाहर निकल गया। शाम को आया तो वो टीवी खोले बैठी थी। उसने कपड़ों का शॉपर उसके सामने फेंका। ये लो, और आइंदा इस ऑल जुलूल हुलिया में मत नजर आना। हनी ने हैरत से शॉपिंग बैग को देखा। अरमगान अपने कमरे में चला गया था। देखा छोटी बीबी, मैंने कहा था ना, मान साहब दिल के बुरे नहीं है, मुलाजमा ने खुश होकर कहा। अब आप पहनकर उनको दिखाइए, खुश हो जाएंगे। मुझे नहीं पहनने, उसने बेजारी से शॉपर परहें किया। हाँ हनी बीबी, इतने शौक से लाए हैं। कोई शौक से नहीं लाए, शौक से लाए गए गिफ्ट्स यूँ नहीं दिए जाते, फेंकने वाले अंदाज में। उसे अरमगान का अंदाज बहुत बुरा लगा था। लो, मर्दों का गुस्सा तो ऐसा ही होता है, अभी आपको देखेंगे तो सारा गुस्सा भूल जाएंगे। उठिए, तैयार हो जाइए। उसके बेहद इसरार पर तैयार होकर उसके कमरे में गई थी। मान वो जो अभी अभी किताबें निकाल कर पढ़ने की कोशिश कर रहा था, झुंझला कर चीख उठा। कितनी बार मना किया, यूँ अहमकों की तरह मुंह उठाए मत आया करो। खफ़त से हनी का चेहरा सुर्ख हो गया। वो पढ़कर बाहर निकल गए। अरमगान सर पकड़ कर रह गया। अजीब सी टेंशन थी। वो हमा वक्त उसके असाब पर तारी रहती। उसका दिल चाहता ये सब छोड़ छाड़ कर कहीं दूर भाग जाए। वो नहीं चाहता था कि हनी के साथ ऐसा सलूक करे, मगर उसके सामने आते वो मुश्तइल हो जाता। हनी को देखते ही एक एहसास ज़िया उसके अंदर जागने लगता था। काश ये ज़िंदगी अपने इख्तियार में होती या फिर ना होती। उसने झटके से किताबें सामने से हटाई, फिर बाहर निकल आया। हस्बे मामूल वो कॉरिडोर की सीढ़ियों पर बैठी फूल से लिपटी बेल के पत्ते नोच रही थी। नए सूट के दुपट्टे का एक कोना गोद में था, बाकी सीढ़ी पर पड़ा था। तुम्हें करने को कोई काम नहीं मिलता, पानी हमेशा नशे में बहता है। वो उसके सामने बेबस थी, सो वो अपनी सारी टेंशन उसी पर निकालता था। हनी घबरा कर खड़ी होगी, दुपट्टा खींचकर कंधे पर डाला। पढ़ना नहीं तुमने? स्कूल क्यों नहीं जाती हो? उसे खामोश देखकर अरमगान कुछ और चिढ़ गया। मुझे यहाँ नहीं रहना, बेख्तियार हनी के मुंह से निकला। आप मुझे चाचू के यहाँ छोड़ आइए। फजूल बातें मत करो, किताबें निकाल कर देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ट्यूशन का बंदोबस्त कर दूंगा। वो उसे झुंझलाए हुए सख्त अंदाज में कहकर बाहर चला गया। वो पैर पटकती अपने कमरे में जा घुसी। हनी के चाचू ने उसे घर बुलाकर बेइज्जती की थी। वो ना सिर्फ वहाँ जाने पर मजबूर था, बल्कि सब कुछ सुनने पर भी। बहरहाल इतनी शराफत तो उसमें थी ही। हनी सुबह उसे बगैर बताए वहाँ चली गई थी। उसे तो खबर भी तब हुई जब उनका मुलाजिम उन्हें बुलाने आया, और न जाने उसने चाचू को क्या कुछ बताया था कि वो उस पर बरस ही पड़े थे, और वो सब कुछ सुनने पर मजबूर सुनता रहा था। अगर तुम इसका ख्याल नहीं रख सकते थे तो इसकी जिम्मेदारी उठाई ही क्यों थी?
ठानी कहाँ थी, ज़बरदस्ती सर डाली गई है। वो तुम्हें पसंद नहीं थी तो शादी से इनकार कर देते। मैंने तो सिरे से यानी कि शादी के खिलाफ था। उम्र क्या है इसकी, मगर तुम्हारे दादा और दादी मोहतरमा ही पीछे पड़ गए, वरना मुझ पर भारी ना थी यानी। आंटी घर पर न थी, उन्होंने खूब खुलकर उसके लत्ते लिए। खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारी आंटी घर पर नहीं है, वरना अभी पूरे ख़ानदान में ढिंडोरा पीट डालती। कोई ख़ास बात नहीं हुई थी। पता नहीं हनी ने आपको क्या बताया? अरमगान बेजार होकर बोल उठा। उसे झूठ बोलने की आदत नहीं। चाचू ने कड़ी नज़रों से उसे घूरा। मुझे तो हैरत इस बात की है, सारा घर यूं ही छोड़कर वजाहत साहब गुजरावाला जा बैठे, ना कारोबार की फिक्र न घर बार की। हनी हनी जेर लब बुड़बुड़ाते हुए उन्हें बाआवाज़ बुलंद हनी को पुकारा था। वो मजबूरन वहाँ तक आई। अरमगान ने कड़ी नज़रों से उसे घूरा। हनी ने घबराकर चाचू को देखा। शाबाश बेटा, घबराना नहीं, कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। उन्होंने प्यार से हनी को साथ लगाया। वो तहीर से उन्हें देखने लगी। चाचू मुझे वहाँ नहीं जाना। बुरी बात, ऐसे नहीं कहते। मैंने कान खींचे इसके, अब नहीं तंग करेगा। वो उसे प्यार से समझाने न जाने क्या कुछ समझा रहे थे और वो तहीर से सोच रही थी, क्या मेरा अब उस घर पे कोई हक नहीं? और अगर पापा ज़िंदा होते तो क्या ये सब सुनने के बाद भी मुझे उसके साथ भिजवाते? वो बहुत दिल गिरफ्ता सी वापस आई थी और अरमगान आते ही उस पर बरस पड़ा था। इतना कुछ तो चाचू ने भी उसे नहीं कहा था जितना अरमगान ने उसे सुनाई। हनी के पास उसके सिवा कोई चारा ना था कि अपने कमरे में घुसकर जी भर कर रो लेती। दादा का फ़ोन आया था, उन्हें न जाने कौन कौन से ख़ानदानी मामलात सुलझाने थे। सो अभी उन्हें मज़ीद वहीं रहना था। वो उनकी चालाकी पर दिल ही दिल करता रहा। यहाँ आपके बगैर सब खैरियत है। वो ठीक ठाक बदलिहाज हो गया था। हनी के साथ उसका रवैया हनूज वही था। हनी उसके सामने आने से भी घबराती। उसके बिला वजह के एतराज़ात और चीखते चिघाड़ते रूप ने उसे सहमा कर रख दिया था। वो सुबह स्कूल जाती, वापस आती तो कमरे में ही घुसी रहती, ख़ास तौर पर जब अरमगान घर पे होता। अरमगान कभी कभी बेचैन सा हो जाता। वो ये सब नहीं चाहता था, हनी को दुख देने का वो सोच भी ना सकता था, मगर अब वो मुरझा गई थी। नानों का फ़ोन आता तो रो रो कर वापस आने का कहती, मगर न जाने क्यों नानों पर उसके आंसुओं का कोई असर ही न होता। चाचू की तरफ से तो इतनी बदजन हुई थी कि फिर कभी गई ही नहीं। बस चाचू ही कभी कभार आकर उसकी खैरियत दरियाफ्त कर जाते थे, वो भी खड़े खड़े। वो फैक्ट्री से वापस आ रहा था जब बिरला इरादा ही गाड़ी का रुख जवां अदब के दफ्तर की तरफ कर दिया। कितने ढेर सारे दिन गुजर गए थे, वो अमलन उनसे कट चुका था। आज एक अनजानी ताकत थी जो उसे खींच लाई। सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर एक कमरे पर मुश्तमिल दफ्तर कितनी खूबसूरत और अनमोल यादें अपने अंदर समेटे हुए था। कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए थे जब यही उसने मोहब्बत की पहली तहरीर लाइबा की आंखों में रकम की थी। यही उसने ताउम्र साथ चलने का वादा लाइबा के आंचल से बांधा था। यही उसने मोहब्बत को रफ़ाकत बनाने की ख्वाहिश लाइबा की आंखों में पैदा की थी। न जाने क्यों अरमगान को लगा वो सब एक तरफा था। शायद शक और बदगुमानी यूं ही वाक़यात का मफ़हूम बदल देती है। अरमगान ने दरवाज़ा खोला, पहला कदम अंदर रखा और फिर साकित हो गया। वो उसकी मोहब्बत का खूबसूरत चेहरा था जो उसकी निगाहों के ज़द में था। अरमगान ने सर झटक कर खुद को किसी ख्वाब के सहर से आज़ाद कराने की सही की, मगर सारा मंजर जूं का तू था। वो ऐन उसकी निगाहों के सामने टेबल पर हाथ रखे, ज़रा सा झुकी वसीम के सामने नहीं रखे, कागज़ पर पेंसिल से निशान लगा रही थी। उसने उसी जाविये में झुके झुके किसी की निगाहों की तपिश को महसूस किया, फिर उसी तरह साकित हुई थी किसी नामालूम एहसास पर। वसीम ने चौंक कर पहले लाइबा फिर उसकी नज़रों के ताक़ुब में पढ़कर अरमगान को देखा। बहुत मौके पर आए हो अरमगान, वो खुश दिल से कहते हुए उठा। वो दोनों बुरी तरह चौंके। तुम तो हमें भूल ही गए यार, वो उससे गले मिलते हुए कह रहा था। कौन जाने कौन किसको भूला। अरमगान ने वसीम के कंधे के ऊपर से लाइबा को देखा। वो निचला लब काटते हुए रुख बदल गई। कैसी हो लाइबा? अरमगान घूमकर उसके सामने आया। ठीक हूँ, तुम कैसे हो? लाइबा ने आहिस्ते से पूछा। वो दोनों हाथ मसलते हुए कुछ मुस्तरिब सी नज़र आ रही थी। मुझे कैसा होना चाहिए था? वो उल्टा उसी से पूछने लगा। लाइबा ने जवाब नहीं दिया। रुख बदलकर मेज से कुछ पेपर्स उठाकर रोल करने लगी। बहुत अच्छा मौका है, लाइबा भी मौजूद है। अरमगान, जो गिले शिकवे हैं अभी कर लो, वरना पहले की तरह स्टोर में बंद कर दूंगा। वसीम ने हंसते हुए धमकी दी। लाइबा कसदन मुस्कुराई। इसकी ज़रूरत नहीं और हम में कोई गिला शिकवा भी नहीं। अरमगान वो उसकी तरफ पलटी तो वहीं पुरअतमाद सी लाइबा थी। यूं ही मसरूफियत में तुमसे राब्ता न रख सकी, मगर मैं आऊँगी हनी से मिलने। कैसी है वो? अच्छी है। अरमगान जानता था वो कभी नहीं आएगी। वो महज वसीम के सामने पोज कर रही थी। तो खड़ी क्यों हो? बैठो ना, मैं चाय मंगवाता हूँ। नहीं, आज कुछ जल्दी में हो। फिर सही। अरमगान, हनी को मेरा सलाम कहना। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। एक बार भी पलट कर अरमगान को नहीं देखा। अरमगान गुमसुम सा हो गया। अरमगान, वसीम ने पुकारा तो वो चौंक गया।
मैंने लाइबा को प्रपोज़ किया है। वसीम भरपूर अंदाज में मुस्कुरा रहा था और अरमगान की रगें तन गई। उसके दाएं हाथ की उंगलियां शरारती अंदाज में मुड़ गई। उसने क्या कहा? वो बामुश्किल खुद को पूछने पर आमादा कर पाया। आई होप वो इनकार नहीं करेगी। वसीम का लहजा पुर यकीन था और अरमगान का दिल चाहा वो ये मुक्का अपने ही मुंह पर दे मारे। उस लड़की से मोहब्बत का दावा था उसे, जो इतनी आसानी से उसे फरामोश कर गई, जैसे अरमगान को जीता जागता वजूद नहीं, एक बेजान शय था जो उसके पास है न रहे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं चलता हूँ। मेज़ पर हथेली का दबाव डालकर उसने अपना गुस्सा या शायद दुख जब्त करने की कोशिश की। अरे अभी तो आए हो तुम, कुछ काम याद आ गया है। वो उसे बिना खुदा हाफिज़ कहे बाहर निकल गया। हस्बे तवक्को वो उसे बस स्टॉप पर मिल गई थी, अपने बैग के स्ट्रिप से खेलते हुए। उसकी निगाहें गैर मरई नुक्ते पर जमी थी। अरमान की गाड़ी आन उसके पास आकर रुकी। लाइबा ने चौंक कर सर उठाया, फिर पलकें झुका ली कि आंखें दिल की तर्जुमान होती है। वो नहीं चाहती थी अरमगान उसके दिल पर लिखी तहरीर पढ़े। साथ चलने को नहीं कहूँगा कि तुम्हारी मंजिल कोई और है, बस एक सवाल का जवाब चाहिए। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी तो तुमने शादी से इनकार क्यों किया, जबकि मैं तुम्हारी खातिर सभी कुछ छोड़ने को तैयार था? लाइबा बिल्कुल खामोश रही थी। वो कुछ लम्हे उसके जवाब का मुंतज़िर रहा था, फिर मायूस सा होकर चला गया। लाइबा ने सर उठाकर दूर जाती उसकी गाड़ी को देखा, फिर आंखों में दर आई। नमी को चुपके से उंगलियों के पोरों में जज़ब किया था। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्यों खाया मैंने इतना बड़ा धोखा? और मैं अब भी मुंतज़िर था कि वो आएगी तो शायद, मगर नहीं, मैं ही अहमक था। उसने कमरे की एक एक चीज़ तोड़ दी थी। कितने ज़ब्त से वो घर लौटा था, मगर उसका जज्बातीपन अब इश्तियाल और गुस्से में बदल गया था। वो चटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। हनी अपने लिए चाय बनाकर किचन से बाहर आई थी। छटक कर उसे देखने लगी। वो कहीं सीढ़ियाँ फलांगता उसके सामने आया। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसकी सुर्ख आंखें और बुफरा हुआ अंदाज उसे लर्जा गया। ना तुम हमारे दरमियान आती और ना वो ये सब करती। तुम मान, उसने सहम कर कुछ कहना चाहा। भाड़ में गया मान। अरमगान ने बुफर कर हाथ मारा। गर्म चाय का मग उसके हाथ में उलट गया। मग की किरचियाँ उसके पैरों में बिखरी और गर्म चाय उसके हाथ और पाँव को जलाती चली गई। उसे एकदम चीखना चाहिए था, मगर उसकी आवाज़ हलक में घुट गई। चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई और वो उसे साकित नज़रों से देखती दीवार से जा लगी। एक जामिद और बेजान तासुर, इतने शदीद और गुस्से और इश्तियाल में भी अरमगान को किसी गैर मामूली सूरत हाल का एहसास हुआ था। वो एकदम चुप होकर उसे देखने लगा। उसके चुप चेहरे पर कोई एक तासुर भी जिंदा ना था, बस उसके लब थे जो सूखे पत्तों की तरह लर्ज रहे थे। हनी, अरमगान ने उसका बाजू थाम कर हिलाया तो दर्द की तेज़ लहर ने उसे झंझोड़ दिया। उसकी साकित आंखों में तकलीफ की शिद्दत जागी। दूसरे पल वो अपना बाजू छुड़ाकर अंदर भागी। हनी, अरमगान उसके पीछे लपका, मगर उसने कमरे में घुसकर दरवाज़ा लॉक कर लिया था। हनी, दरवाज़ा खोलो। अरमगान का सारा जुनून न जाने कहाँ गुम हो गया। बस एक एहसास था कि वो तकलीफ़ में है। कमरे से हनी की सिसकियों और आहों की आवाज़ें आने लगी। वो रो रही थी और तड़प तड़प कर रो रही थी। हनी गुड़िया, दरवाज़ा खोलो, फॉर गॉड सेक दरवाज़ा खोलो। वो खटखटा कर थक गया और वो रोते रोते बेहाल हो गई। हनी प्लीज़, जो चाहो सज़ा दे दो, मगर खुद को यूँ तकलीफ़ मत दो, तुम्हें दर्द हो रहा है। वो मलतजी लहजे में पुकार रहा था। दरवाज़ा एक झटके से खुला। मुझे तकलीफ़ हो रही है तो आपको क्या? आपको तो खुश होना चाहिए। हनी, अरमगान ने आगे बढ़कर उसे थामना चाहा, मगर वो कहीं फुट पीछे हट गई। कुछ नहीं लगती मैं आपकी। आपको तो नफ़रत है ना मुझसे। आप तो ये भी नहीं चाहते थे कि मैं इस घर में रहूं। आपने ही तो कहा था मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करना। कहाँ है वो मान जिनसे मैं अपनी प्रॉब्लम्स शेयर किया करती थी? आप तो वो नहीं हैं। आपसे तो डर लगता है मुझे। मैंने कितना चाहा कि आपको बताऊं, मुझे रातों को डर लगता है। मुझे रात भर नींद नहीं आती, मगर आपने मुझे हर बार धुतकार दिया। इतनी नफ़रत थी आपको मुझसे। वो बेतहाशा रोते हुए कह रही थी। हनी प्लीज़ मेरी बात सुनो। हनी, हट जाइए, मत पास आइए मेरे, बहुत जालिम है आप। वो दीवार से जा लगी और वहीं बैठकर रोने लगी। आपने तो मुझसे मेरा मान भी छीन लिया। मुझे तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए था। काश मैं पापा के साथ ही मर जाती। पापा पापा आप क्यों चले गए? ये वो लड़की थी जिसकी आंख में वो कभी एक आंसू भी बर्दाश्त न कर सकता था। जो कभी प्यार से उसे मान कहती तो उसका दिल उसका मान बन जाने को चाहता था। जो कभी वो उदास होती तो उसका बस न चलता कि कहाँ से कोई ऐसी खुशी खरीद लाए जो उसकी उदास आंखों में मुस्कुराहटें भर दे। आज वो रो रो कर बेहाल हो रही थी सिर्फ उसकी वजह से। वो बेख्तियार आगे बढ़ा और उसे खींचकर अपने सीने में भींचते हुए खुद भी रो दिया था। सॉरी हनी। और वो कुछ और शिद्दतों से रो दी थी। अभी कुछ देर पहले रात ने पलकें झुकाई है मेरी मुट्ठी में। अब तक रात की पलकों से टूटे कुछ सितारे हैं, दुखों के इस्तारे हैं। मैं उनको देखता हूँ तो मेरी आंखों में ढेरों ख्वाब
ताबीरों के दुख में कोई चेहरा सोचते हैं और वो चेहरा शनासा शनासा से कहीं चेहरों में तब्दील होते हैं। फिर उन चेहरों से यादों के कहीं मंजर उभरते हैं, नज़र में रक्स करते हैं। वो चेहरों जो मेरी तन्हाई के अश्क पारे हैं, मुझे हर हाल में खुद से भी प्यारे हैं। सभी चेहरे तुम्हारे हैं। और आज तुमने मुझसे पूछा कि मैंने तुमसे शादी से इनकार क्यों किया। नहीं, तुमने ये नहीं पूछा। तुमने तो ये कहा कि अगर मुझे तुमसे मोहब्बत थी तो मैंने तुमसे शादी से इनकार क्यों किया। अगर शक का नुकीला कांटा था जो तुम्हारे बेगाना लहजे ने मेरे दिल में घोंप दिया, और उसी 3 हरफी लफ्ज़ अगर ने मुझे तुमसे शादी से इनकार करने पर मजबूर किया था। नहीं समझे? आओ मैं समझाती हूँ। मैंने अरमगान हैदर को वहीं चर्च रोड पर देखा था। मेरी खालाजाद बहन इरम की शादी थी और खाला न्यूयॉर्क से यहाँ सिर्फ अपनी बेटी की शादी के लिए आई थी, और वो खुद हमारे फ्लैट पर आकर हमें मधु करके गई थी। एक तवील अरसे तकरीबन 20 बरस के बाद मम्मी खाला से मिली थी और मैं अपनी कज़न्स इरम और फ़ाइका के साथ तो मेरी फ़ौरन ही दोस्ती हो गई थी। सो हम लोग पापा से इजाज़त लेकर खाला के लिए आर्जी तौर पर लिए गए घर में शिफ्ट हो गए। वही घर खाला ने ख़रीद कर इरम के नाम कर दिया था, जहाँ वो अब अपने शौहर के साथ रहती थी। मैं और फ़ाइका अक्सर शाम ढले सारे हंगामों से नज़र बचाकर वॉक के लिए चर्च रोड की तरफ निकल आते थे। मुझे यहाँ की ठंडक अमेज़ पुरसुकून फ़िज़ा बहुत पसंद थी। तुम वापस चली जाओगी फ़ाइका तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। सुर्ख फूलों का गुच्छा तोड़ते हुए मैंने फ़ाइका से कहा, इन चंद दिनों में वो मुझे कितनी अजीज़ हो गई। मैं भी, लेकिन वापस तो जाना है ना, अभी तो मेरी स्टडीज़ बाकी हैं। मैं मम्मी के चेहरे पर जो खुशी और रंग आज देख रही हूँ वो इससे पहले कभी नज़र नहीं आया। वो बहुत अकेली थी। खाला से मिलने के बाद जैसे जी उठी हैं। मुझे तो सिरे से ये सारी स्टोरी ही समझ में नहीं आई। महज पसंद की शादी पर जो उन लोगों का हक भी था, यूँ उनसे सारे ताल्लुक़ तोड़ देना, वेरी स्ट्रेंज। वो कंधे अचकाकर तहीर भरे लहजे में बोली थी। मैं हंस थी। ये पाकिस्तान है और इस माशरे में यही कुछ होता है, लेकिन पसंद की शादी से तो हमारा मज़हब भी मना नहीं करता। हमारा माशरा तो करता है ना, और हम पर हमारे मज़हब से ज़्यादा हमारी सोसाइटी का प्रेशर है। मैंने एक सरसरी निगाह सामने से आते साइकिल सवारों पर डाली। वो बच्ची साइकिल दौड़ाती आगे निकल गई थी और उस नौजवान की रफ्तार सुस्त हो गई। मैंने उसकी नज़रों की तपिश को महसूस तो किया, मगर ये कोई ऐसी बात न थी। यहाँ आते जाते ऐसी बहुत सी नज़रें हम पर उठती हैं जिन्हें नागवारी के साथ बर्दाश्त करके नज़रअंदाज करना पड़ता है। वो लोग हमारे पीछे निकल गए। तुम अपने ददियाल वालों से कभी नहीं मिली? फ़ाइका ने पूछा। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा और मुझे इस बात से कुछ परवाह भी नहीं जिन्होंने अपने सगे बेटे को छोड़ दिया। उनके नज़दीक मेरी या मम्मी की क्या हैसियत? मेरे लहजे में बेजारी दर आई। और अंकल, वो भी उनसे कभी नहीं मिले? नो, पापा मुझसे और मम्मी से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारी मोहब्बत में तो वो उन्हें भूल ही गए। मेरे लहजे में फ़ख्र सा दर आया और ये हकीकत भी थी कि पापा ने मेरे सामने कभी भी अपने घर वालों का जिक्र तक नहीं किया था। वो तो हमेशा कहते, मेरी दुनिया बस तुम लोग हो। मुझे क्या मालूम था वो हमसे ज़्यादा खुद को यकीन दिलाते थे। हमारी मोहब्बत में खोकर उन मोहब्बतों को भूल जाने की ये दानस्ता शऊरी कोशिश थी जिन्हें वो पीछे छोड़ आए। हाय, नोखेज़ पुरजोश आवाज़ ने हमें चौंका दिया। वो साइकिल वाली बच्ची थी, बचपन को खुदा हाफिज़ कहकर लड़कपन की सरहदों को छूती। उस खूबसूरत छोटी सी लड़की को हमने बेख्तियार हाथ हिलाया था। फिर अगले और उससे भी अगले दिन फ़ाइका ने मुझे टहुका दिया, ये नौजवान अनकरीब तुम्हें कॉफ़ी की ऑफ़र देगा। वो हमारे अकब में निकल गया था। मैंने फ़ाइका को घूर कर देखा। ये न्यूयॉर्क नहीं है। अच्छा, वो खिलखिलाकर हंसी। कराची की अक्सर जगहों और लोगों को देखकर मुझे न्यूयॉर्क का ही शुबा होता है। माना तुम्हारी बात किसी हद तक सच है, मगर मैं भी इन्हीं लोगों में से हूँ जो अपने घर और लोगों की बुराई दूसरों के मुंह से नहीं सुन सकते। दूसरा किसे कहा है? फ़ाइका ने मुझे पीट डाला। फिर इरम की शादी हो गई। खाला और फ़ाइका वापस चली गई। मम्मी फिर से उदास हो गई। हम लोग अपने फ्लैट में वापस आ गए थे। मैं ग्रेजुएशन के बाद बिल्कुल फारिग थी, सो सारा दिन मम्मी का दिल बहलाने की कोशिश करती रहती। मम्मी, इरम की शादी की तस्वीरें देखते देखते मैंने एकदम उन्हें पुकारा। मम्मी न जाने किस तसव्वुर में मगन थी। पापा अभी तक नहीं आए। मेरी निगाहें वॉल क्लॉक से टकराकर वापस लौटी। शाम के 7 बज रहे थे और पापा हमेशा 5 बजे घर पर मौजूद होते थे। हाँ, आज तो वाकई लेट हो गए हैं। आज नहीं मम्मी, हम जब से लौटे हैं पापा अक्सर लेट आने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो लाइबा गुड़िया? पापा की आवाज़ और उनके मखसूस जुमले पर मैं चौंक कर उठी। फ़ाइन, आप आज कुछ लेट हो गए पापा।
सॉरी, कुछ काम पड़ गया था। उन्होंने ब्रीफ केस मम्मी को थमाया। चाय बनाऊं पापा? मैंने तस्वीरें समेटी। नहीं, चाय मैंने पी ली थी। ये क्या है? उन्होंने बेड पर नीम दराज होकर मेरे हाथ से तस्वीरें ले ली। इरम की शादी की तस्वीरें। मैं पापा के पास बैठकर उन्हें हर तस्वीर का बैकग्राउंड बताने लगी। मम्मी किचन में चली गई थी। खाने के वक्त तक हम लोग बातें करते और टीवी देखते रहे। पापा का मामूल हंसपे मूड बहुत खुशगवार था। वो मुझसे बातें करते करते आवाज़ देकर मम्मी को किसी न किसी बात पर छेड़ देते। खाने के बाद हम लोग वॉक के लिए निकल गए और हंसपे मामूल आइसक्रीम खाकर ही लौटे थे। फिर पापा ने मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया, जहाँ प्रोफेसर अदरीस की क्लास के बाद वो फ़ौरन मेरे सामने आया था। कुछ लम्हे मैं उसे पहचान ही ना सकी। देखा भी कहाँ था उसे, बस एक सरसरी निगाह, मगर अरमगान का वालहाना अंदाज काबिले दीद था। आप यहाँ? किस कदर इश्तियाक और खुशी थी उसके लहजे में। एक पल को मैं ठटक सी गई, मगर इतनी जल्दी किसी के साथ फ्री हो जाना मेरी फितरत ना था। हम वहाँ अक्सर चर्च रोड पर मिला करते थे। एकदम धमाका हुआ तो ये मौसूफ वो हैं। मुझे उसके अंदाज पर हंसी आ रही थी। याद दहानी यूँ करवा रहा था जैसे हम वहाँ इकट्ठे वॉक करते रहे। या तो अहमक था या फिर ज़रूरत से ज़्यादा होशियार। सो मैं रख्याल से जवाब देकर चली आई। बाद में जब मैंने अरमगान को अपने पहले तासुर के बारे में बताया तो वो लड़ने मरने पर तैयार हो गया कि मैं पहली नज़र में तुमसे मोहब्बत कर बैठा और तुम मुझे अहमक, शातिर, रयार और न जाने क्या कुछ समझती रही। क्या लिख रही हो लाइबा? मम्मी की आवाज़ पर वो बुरी तरह चौंकी। उसने सर उठाकर देखा। खुले दरीचे के बाहर रात बहती थी, जिसका आधा सफ़र इख्तिताम पजीर होने को था। कुछ सवालों के जवाब बाकी थे। मम्मा, ये कोई वक्त और मौका तो नहीं बेटा? उन्होंने बेहद थके थके अंदाज में कहा। लाइबा ने सर उठाकर अपने करीब खड़ी औरत को देखा, जिसे एक उम्र के बाद अपने सफ़र के रायगा जाने का एहसास हुआ था। यही तो वक्त है मम्मी, फिर कौन जाने कौन कहाँ होगा। मुझे इस कहानी का इख्तिताम तो करने दे। सवाल अधूरे रह जाए तो रेशम की डोरी की तरह सारी कहानी उलझी रह जाती है। वह बहुत आहिस्ते से नम लहजे में कह रही थी। मम्मी खामोशी से पलट गई। मेरे पास वक्त बहुत कम है कि नई सुबह एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होगी। मैं नहीं जानती वो ज़िंदगी कैसी होगी, आसान, मुश्किल या शायद बहुत मुश्किल। और तब ज़िंदगी कितनी सहल लगती थी, एक मेहरबान दोस्त जैसी। मुझे अरमगान के साथ आंख मचोली खेलने में मज़ा आता। उसकी शरारतें, उसके जुमले, उसकी कोशिश और चुंझलाया हुआ अंदाज में बहुत एंजॉय करती। लेकिन यूँ तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। बस वो सब होने के बाद हमारी सुलह हो गई और दोस्ती ने मोहब्बत का रूप धार लिया। ज़िंदगी की कितनी मसरूफ़ मगर खूबसूरत हो गई थी। सुबह यूनिवर्सिटी, फिर जवां अदब का ऑफिस। हम दोनों लड़ते झगड़ते, बहुत बहस भी करते, मगर मोहब्बत बहुत एहतियात के साथ छुपा कर रख ली थी। सब लोग हमेशा के समझते कि हम में सिर्फ दोस्ती है, बहुत गहरी दोस्ती। कभी कभी हम सबसे नज़र बचाकर दोपहर के समंदर की तरफ निकल जाते। वो मुझसे दादा दादी जान और हनी की बातें करता, मैं उसे मम्मी और पापा के बारे में बताती। अपनी मसरूफियत में मेरी तवज्जो मम्मी की तरफ से काफ़ी कम हो गई थी। मुझे खबर भी ना हुई कब और कहाँ तब्दीली आई। बस मम्मी एकदम खामोश सी हो गई थी। और जब मुझे महसूस हुआ तो मैंने बेख्तियार पूछा, मम्मी आपकी तबीयत तो ठीक है? वो पालक काट रही थी, मुझे देखकर मुस्कुराई। तबीयत ठीक ना होती तो क्या मैं किचन में काम कर रही होती? नहीं, आप कुछ चुप चुप सी लगती हैं। यूँ ही सारा दिन काम काज में लगी रहती हूँ तो थकन सी हो जाती है। और तुम्हें भी तो मेरी ज़रा परवाह नहीं है कि थोड़ा सा हाथ ही बटा दो। साफ लगता था कि वो मुझे टाल रही हैं। मैंने बेहद हैरत से उन्हें देखा। आज से कबल तो मम्मी हमेशा यही कहा करती थी कि यहाँ कुल 3 नफूस का काम ही कितना है, और अब ऐसी क्या बात है जो उनके वजूद और लहजा में थकन बनकर उतर आई। और शायद मेरी खोजती निगाहों से खाइफ होकर उन्होंने मुझे टोका था, चाय का पानी इतना नहीं उबालते? मम्मी पापा कहाँ मसरूफ़ होते हैं आजकल? मैंने चाय की पत्ती पानी में डालते हुए पूछा। पता नहीं। वो फ्रिज से गोश्त का पैकेट निकालने लगी। पता नहीं। मैंने हैरत से उन्हें देखा, फिर हंस दी। मम्मी पापा 5 मिनट भी लेट हो जाएं तो आपको फ़ोन कर देते हैं। अब नहीं करते। मम्मी के स्पार्ट लहजे ने मेरी हंसी को ब्रेक लगा दी। क्या मतलब? कुछ नहीं। और ये बाल की खाल उतारना तुमने कहाँ से सीखा है? उन्होंने झुंझला कर मुझे डांटा तो मैं बहुत कुछ पूछने की ख्वाहिश दबाकर चाय बनाकर कमरे में आ गई। मैं उस वक्त मम्मी को अरमगान के बारे में बताना चाह रही थी, मगर उनका मूड देखकर इरादा बदल दिया और अपने कमरे में आकर फिर से सोचने लगी। कुछ था जो मेरे लाशऊर से शऊर पर दस्तक देता था, एक नामालूम सा एहसास, कोई छोटी सी तब्दीली, जैसे आप दीवार पर लगी पेंटिंग हटा दें या कार्नस पर धरा बड़ा सा गुलदान कहीं मुंतकिल करने के बाद कमरे में दाखिल हो तो अचानक गैर महसूस सी कमी का एहसास होता है। आप एक सानिया को सही उस जगह को देखते ज़रूर है,
मगर पेंटिंग भी अपनी जगह पर थी और गुलदान भी। इसके बावजूद मुझे किसी कमी, कहीं खालीपन का एहसास होने लगा था। मैंने बेजारी से सामने धरी किताबों को देखा। मुझे नोट्स बनाने थे और माशरे में बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात पर जवां अदब के लिए एक मजमून भी लिखना था, जिसके बारे में अरमगान ने मुझे ठीक ठाक अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे कर दिए थे। बस एक माहिर नफ्सियात मिसिस फ़िज़ा रहमान से मिलना बाकी था और ये काम ज़ाहिर है कि मुझे ही करना था, मगर मेरा दिल हर चीज़ से चाट हो चुका था। मैं बहुत देर तक यूं ही बैठी रही। मुझे पापा का इंतज़ार था। पापा आए मगर कहीं कोई हलचल न हुई, ना ही मम्मी ने उनसे देर से आने का सबब दरियाफ्त किया। चंद आवाज़ों के बाद एक गहरी खामोशी पूरे घर पर छा गई थी और मेरे लिए ये खामोशी कितनी अजनबी और नामासूस सी थी। पापा के घर आते ही गोया फुलझड़ियाँ सी छूटने लगती थी। मैं घबराकर बाहर निकल आई। पापा सामने काउच पर बैठे अपनी कनपटी मसल रहे थे। पापा आप ठीक तो हैं? मैं घबराकर उनके करीब बैठी। हाँ, उन्होंने चौंक कर हाथ हटाया, फिर मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। कैसी हो लाइबा जानू? मैं तो ठीक हूँ, मगर आप? मैंने तशवीश से जुमला अधूरा छोड़ा। मैं भी ठीक हूँ। उन्होंने धीरे से मेरे गाल थपथपाए, बेडरूम में चले गए और पता नहीं क्यों मुझे उनके अंदाज में मखसूस बेसाख्त की महसूस नहीं हुई थी। इससे कबल के मैं इस बारे में कुछ और सोचती और मकान का फ़ोन आ गया। सुनो, फ़ौरन तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। क्या मतलब? मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर फ़िज़ा रहमान से टाइम लिया है, हमें इसी वक्त उनके घर जाना है। थैंक यू अरमगान। मैं सोच ही रही थी कि अपना शुक्रिया अपने पास रखो। वो जल कर बोला, बस 10 मिनट है तुम्हारे पास। और मैंने उसे बताकर खुदाफिज कहे रिसीव रखा था। मम्मी, मैं डॉक्टर फ़िज़ा रहमान से मिलने जा रही हूँ। अरमगान मुझे पिक कर लेगा? मैंने किचन के दरवाजे पर हाथ रखकर उन्हें इतला दी। अरमगान कौन? उन्होंने सरसरी अंदाज में पूछा। मेरा क्लास फेलो है, मैंने बताया तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। मैं तैयार होकर नीचे आई तो अरमगान की गाड़ी पार्किंग में खड़ी थी। मेरा ख्याल था मुझे तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं उसके साथ वाली सीट पर बैठ गई। तुम मेरे बारे में ज़्यादा ख्याल मत किया करो, मैं गुज़श्ता 10 मिनट से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, उसने गाड़ी निकालते हुए बताया। तभी मेरी निगाह पीसीओ पर पड़ी तो मैं उछल गई। तुमने यहाँ से फ़ोन किया था? उसने हंसते हुए इस बात में सर हिलाया। तो तुम ऊपर क्यों नहीं आए? मैं तुम्हें मम्मी और पापा से मिलवाती। मुझे अफसोस होने लगा। अरमगान ने बहुत अच्छा मौका मिस किया था। क्या कहकर मिलवाती? तुम क्या कहलवाना पसंद करते? मैंने बरजस्ता पूछा। जो मैं कहलवाना पसंद करूँगा उसके लिए मुझसे ज़्यादा मेरे दादा जान को तुम्हारे पापा से मिलना चाहिए। उसका लहजा मायने खेज था। तुम्हारा क्या ख्याल है, पापा तुम्हें बिना देखे पास कर देंगे? मैंने चिढ़ाया। हर चीज़ ही ऐसी है, हम चीज़ ही ऐसी हैं। उसने कॉलर खड़ा किया। खुश फहम। यूं ही हल्की फुल्की बातों में क्लिनिक आ गया। वहाँ से फारिग हुए तो हम साहिल पर आ गए और हम यहाँ अक्सर आया करते थे। वो साथ होता तो मैं सब कुछ भूल जाती, बस यहीं जी चाहता। उसके हाथ में हाथ दिए दूर, बहुत दूर निकल जाऊँ। हम चुपचाप नंगे पाँव चलते जाते और हमारे कदमों तले गीली रेत लम्हों की तरह फैलती जाती। और तभी वो अचानक खौफज़दा होकर पूछने लगा, लहबा साथ तो ना छोड़ जाओगी? और मैं हैरत ज़दा सी उससे पूछती, ये मोहब्बत में बेयकीनी कैसी? कल मैंने एक नज़म पढ़ी थी नौशी गैलानी की, वसाले रुत की ये पहली दस्तक की सरजनिश है कि हिजर मौसम ने रस्ते रस्ते सफ़र का आगाज़ कर दिया है। ये सिर्फ वहमें है। वो नज़म मैंने पूरी नहीं होने दी। अरमगान ने कभी दावे नहीं किए थे, मगर उस शाम वो बार बार अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता था, जीने मरने की कस्में खाता था। मुझे वो बहुत खुश मगर कुछ खौफज़दा सा लगा। और उसी शाम वापस लौटते हुए मैंने एक गाड़ी को रुकते देखा और उसमें से निकलते लोग वो पापा थे, वो मेरी हम उम्र लड़कियाँ और 3 छोटे लड़के और एक 40-50 साला खातून। अरमगान गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। मैंने उसे रोका नहीं। घर आकर मम्मी से पापा के बारे में पूछा, कहीं बाहर गए हैं? बताया भी नहीं। और तुम्हें क्यों इतनी तशवीश हो रही है? उन्होंने उल्टा मुझसे पूछा तो मैं खामोश हो गई। कौन हो सकते थे वो? पापा के किसी दोस्त की फैमिली? सूरत में उनके दोस्त को साथ तो होना चाहिए था। मैं पापा से पूछे बिना न रह सकी। वो खामोश होकर मम्मी को देखने लगे। तुम्हारे ताया की फैमिली थी। ताया की फैमिली? मैंने बारी बारी दोनों को देखा, फिर पापा की तरफ पलटी। पापा आप उनसे मिलते हैं? क्या नहीं मिलना चाहिए? वो उल्टा मुझसे ही पूछने लगे तो मैं सटपटा गई। मेरा ये मतलब नहीं था, मगर आपने छुपाया क्यों? मैंने नहीं, तुम्हारी मम्मी ने छुपाया होगा, क्योंकि शायद राबिया ये नहीं चाहती कि मैं या तुम उन लोगों से मिलें। उफ, इतना संगदिल और कठोर लहजा था पापा का। मम्मी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। पापा चले गए थे। मैं हैरत ज़दा थी। मम्मी टेक इट इजी। मैंने धीरे से उनका हाथ दबाकर तसल्ली देना चाही। मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहा लाइबा। कितनी बेचारगी थी उनके लहजे में। आई नो मम्मी, पापा कब से उन लोगों से मिल रहे हैं? जब से उनके रवैये में तब्दीली आई है। आपका मतलब है?
लाइबा, मुझे कभी इस बात पर एतराज़ नहीं रहा कि मुराद अपने घर वालों से ना मिले। नाराज़ी हमारी तरफ से नहीं बल्कि उन लोगों की तरफ से थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी ये जानकर कि उन लोगों ने हमें माफ़ कर दिया, लेकिन अब एहसास होता उन्होंने सिर्फ अपने बेटे को माफ़ किया, मुझे नहीं। वो बेहद दिल गिरफ्तगी से कह रही थी, सब ठीक हो जाएगा, हम उनसे जाकर मिलेंगे तो पापा की ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी कि आप नहीं सोचिए। तुमने मुराद का रवैया देखा, यूँ लगता है जैसे वो सिर्फ मुझे कसूरवार समझ रहे हैं। डोंट वरी मम्मी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मुझे यूनिवर्सिटी से देर हो रही थी, मगर वहाँ जाकर मज़ीद कोफत हुई और मकान आज आया ही ना था, सो मैं जल्दी वापस आ गई थी और वो मज़ीद 2 दिन ना आया तो मैं परेशान हो गई और उससे कबल के उससे खफा भी हो जाती। उसका फ़ोन आ गया। हनी के वालिद का सुनकर मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ था। मेरी और मकान से मुख्तसर सी बात हुई थी और अगले दिन पापा ने मुझसे पूछा था, लाइबा ताया से मिलने चलोगी? मैंने मम्मी की तरफ देखा तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। सिर्फ मैं नहीं, मम्मी भी जाएंगी, मैंने मुस्कुराकर कहा तो पापा ने बेयकीनी से मम्मी को देखा। रियली? आपको मुझ पर एतबार ही नहीं रहा मुराद? मम्मी ने अफसुर्दगी से कहा था। वो जाने को तैयार तो थी, मगर उस दिन उन्हें बुखार आ गया। मैं उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, मगर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। तुम्हारे पापा ने उन लोगों को बता दिया होगा, अच्छा नहीं लगेगा। वो एक बहुत खुला और पुरानी तर्ज का घर था। पापा बेहद एक्साइटेड थे, मुझे अपने बचपन की हर बात बता रहे थे। कहाँ उन्होंने साइकिल चलाना सीखी, कहाँ वो गिरे थे, अपने बाबा से डांट खाकर वो कौन से दरख्त पर छुपा करते थे उस लॉन में। उन्होंने छोटी पुप्पो के साथ कहीं बैडमिंटन के मैच खेले थे और उन्हें हमेशा दोहराया था। मैं हैरतज़दा सी सुनती रही। पापा को तो कुछ भी ना भूला था। बचपन से लेकर जवानी तक की हर बात उन्हें पूरी जुज़ियात के साथ याद थी। वो मुझे सीधा अपनी अम्मी यानी मेरी दादी के कमरे में ले गए। उनकी बूढ़ी आंखों में पापा को देखकर जो चमक उभरी थी, उसके सामने हज़ारों सितारों की रोशनी मानत थी। मैं बहूत सी रह गई। उनकी बाहें फैली और पापा का लंबा चौड़ा वजूद नन्हे बच्चे की तरह नहीफ बाजुओं में समा गया। देखिए अम्मा, लाइबा आई है, पापा ने कहा तो उन्होंने चौंक कर मुझे देखा। माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। उन्होंने पास बुलाकर मुझे प्यार किया, लेकिन उस प्यार में वो बेसाख्तगी नहीं थी जो पापा के लिए थी। ज़रा सी देर में ताया जान और उनकी फैमिली आ गए। ताया जान तो बिल्कुल पापा की दूसरी कॉपी थे। ताई मुझे कुछ मगरूर सी लगी। उन्होंने मुझे सर तपा देखा। अच्छा तो ये है लाइबा, इकलौती औलाद और वो भी बेटी। मुझे उनका तबसरा इंतहाई फजूल लगा था। मैंने पापा को देखा, वो ताया जान के साथ बातों में मसरूफ़ थे, शायद सुना ही नहीं। खैर से मेरे 2 बेटे इस वक्त ट्यूशन पढ़ने गए हैं। पता नहीं वो क्या जताना चाह रही थी। तभी जामनी सूट में मलबूस एक नाजुक सी लड़की ने आगे बढ़कर उन्हें टोका, मम्मी प्लीज़। फिर मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं माहा हूँ और ये मानूर, हम दोनों तुम्हारी कज़न्स हैं। वो बहुत प्यारी हंसमुख सी लड़कियाँ थी। तुम्हारी बीवी नहीं आई मुराद? दादी जान ने पूछा था। उसकी तबीयत कुछ ख़राब थी, पापा ने बताया तो ताई जान तंजन मुस्कुराई। उसकी तबीयत तो अब ख़राब होगी ही। उसकी सारी कोशिशों पर पानी जो फिर गया। उनका तबसरा खासा संग दिलाना था। मुझे बुरा लगा तो बोल उठी, ऐसी कोई बात नहीं है ताई जान, मम्मी तो खुद आना चाह रही थी, मगर उन्हें बुखार था और चक्कर भी आ रहे थे। सब ससुराल वालों से ना मिलने के बहाने हैं बेटा। दादी जान की बात पर मुझे हकीकतन दुख हुआ था। अगर माँ मुझे वहाँ से ना ले जाती तो शायद मैं कुछ बोल ही देती। तो ये है पापा के रवैये में तब्दीली की वजह। उन्हें मम्मी से बदजन किया जा रहा था, मगर क्यों? इतने अरसे के बाद वो लोग उन दोनों में दूरी पैदा करके वो कौन से बदले लेने की कोशिश कर रहे थे? उस सारे किस्से में पापा का कसूर तो कुछ ज़्यादा निकलता था। अगर मम्मी ने उन्हें बहकाया तो वो तो एक बाशऊर और समझदार इंसान थे। उन्होंने क्यों ना अपने वालिदैन की मर्ज़ी शामिल की? मगर मुझे लगा खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में पापा भी सारा इल्ज़ाम मम्मी पर रखने में मसरूफ़ है, और मेरे लिए उनका ये रूप खासा तकलीफ़देह था। मैं आते हुए जितनी एक्साइटेड थी, जाते हुए उतनी अफसुर्दा थी। कैसे लगे तुम्हें सब लोग? पापा सारी मोहब्बतों को पाकर बहुत सरशार थे। अच्छे हैं, मैंने आहिस्तगी से कहा, और ये पहली बार था कि उन्होंने मेरे लहजे पर गौर नहीं किया और मुतमईन हो गए। मगर मैं मम्मी से कुछ ना छुपा पाई थी, सब कुछ बता दिया। मुझे पहले ही शक था तुम्हारे पापा का रवैया इस बात का सबूत था वो कितनी दुखी हो गई थी। पापा तो जैसे हमें भूलने ही लगे थे। अक्सर ही रात को देर से घर आते, खाना भी वहीं खाते। न जाने क्यों वो बैलेंस नहीं रख पाए, ना तब और ना अब। ये मसले अपनी जगह थे और यूनिवर्सिटी की अपनी ज़िंदगी। अगले दिन अरमखान आया तो मैंने उससे बेताबी से पूछा, हनी कैसी है? कैसी हो सकती है? वो संजीदा नज़र आया। हाँ, हादसा भी तो इतना बड़ा है। एकदम चुप हो गई है। कितना फ़िक्रमंद था वो उसके लिए, गोया उसका बस न चलता हो कि कहाँ से ऐसी कोई खुशी ढूंढ लाए जो हनी के लबों पर हंसी खिला दे।
तुम उसका ख्याल रखा करो। मुझे क्या मालूम था उसे ये ड्यूटी मुस्तकिल तौर पर सौंप दी जाएगी। कोशिश तो बहुत करता हूँ मगर अभी नया नया सदमा है। किसी दिन उसे लेकर हमारे घर आओ ना। तुम्हारे यहाँ? वो चौंका। हाँ, रात को मैंने मम्मी को तुम्हारे बारे में बता दिया था। वो न जाने किस सोच में डूब गया था। तो फिर लाओगे? शायद वो इसी तरह बहल जाए। हाँ, देखूंगा। अगर उसी रात घर में झगड़ा हो गया, मम्मी और पापा का पहला झगड़ा जिसने मेरी ज़िंदगी और सोचों का रुख बदल दिया। शादी के 25 वर्ष के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये शादी उनकी जज्बाती गलती थी। वो एक मोहब्बत खामोश गमज़दा बस मर्दा एक कोने में पड़ी अपनी हरमाए नसीबी पर बीन करती रही और वो ढेरों मोहब्बतें उस पर गालिब आ गई। उफ, पापा की वो आवाज़ और मम्मी का सफ़ेद पड़ता चेहरा। अगर तुम्हें मोहब्बत होती शैला मुराद तो तुम मुझे कभी मेरे वालिदैन से अलग ना करती। जो सारी कश्तियाँ जलाकर निकली तो उनके साथ ये सलूक होता है। क्या हाथ आया एक उम्र की स्याही के बाद, एक इल्ज़ाम, महज एक शक। मोहब्बत तो कल भी फाते थी और आज भी फाते ही रही, तो फिर हारा कौन? और फिर तकदीर ने दूसरा वार किया। खिलते फूलों की आहटों को समाहतों में परोते हुए उसने कहा था, हम वहाँ मिलेंगे जहाँ कोई न हो और जहाँ सूरज अपने आखिरी कदम धरता है। मोहब्बत फिर इम्तिहान में थी। मुझे अपनी मोहब्बत को बचाना था और मैं मोहब्बतों को हारते हुए भी नहीं देख सकती थी, तो तुम्हारे गिर्द दुआओं का आसार बांधती थी। मैंने अपनी आंखों पर शाम की लाली बांध ली। मैं शाम का किनारा नहीं, तुम सूरज की लाली नहीं। हम इन दोनों के बीच हद फाजिल हैं। इस फसील कायनात को अबूर कर तो लेती, लेकिन उसके हक़ में सूरज तलू ना होता तो एक खौफ सा मन में डोलता था कि एतबार की डोरी हाथों से फिसल रही थी। ये खौफ मेरी आखिरी हद था कि इसके बाद मर के सिर्फ सन्नाटा इस कायनात की गोद में सिसकता है। उसके अनाबी लबों की गनी मुस्कुराहट में तंज का जहर क्यों उतरा था। ऐ इब्ने आदम, हवा की बेटी का दुख जान सको तो क्यों कर। वो मोहब्बतों से गुंदी मोहरत है और तुम उसे मोहब्बत करना सिखाओगे। यही वो मकाम है जहाँ तंज उसके होंठों से उतर कर मेरे होंठों पर जम जाता है। मोहब्बत अज़ल से इस दिल का इंतसाब है और तुम उसके मानी पूछते हो। तुमने मोहब्बत को वजूद में देखा, मैंने रूह को बालशितों में नापा है और तुम कहते हो मैं तुम्हें वहाँ मिलूँ जहाँ सूरज के आखिरी कदम के बाद जानते हो क्या है? शाम का किनारा, रात की तारीखी। मोहब्बत का मफहूम तुम क्या जानो, ये तलू है गरूब नहीं। हाँ, ये मजबूती है कमज़ोरी नहीं, मगर मुझे किसी एक नहीं उन सारी मोहब्बतों की मजबूती दरकार है जो तुम्हारे गिर्द दुआओं का असहार बांधती है। दरवाज़ा लाइबा की मम्मी ने खोला था। उसे देखकर चौंक गई। तुम? अरमगान ने इस्तरारी अंदाज में दरवाजे पर हाथ रखा। मुझे लाइबा से कुछ बात करनी है, बस अपने एक सवाल का जवाब, उस पर कर्ज है मेरा। अंदर आ जाओ। उन्होंने रास्ता दिया। वो उनके पीछे अंदर चला आया। सारा फ्लैट बेतरतीबी का शिकार था। सारा सामान उलट-पुलट था। आप लोग कहीं जा रहे हैं? मैं जा रही हूँ, उन्होंने रसानियत से बताया तो वो चौंक गया। कहाँ? अपने शौहर के पास। उन्होंने बुलाया है मुझे। लाइबा, अरमगान ने पूछना चाहा, वो उसकी बात काट कर पूछने लगी, चाय बनाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं, हनी गाड़ी में मेरा इंतज़ार कर रही है। उसने मना किया तो उन्होंने चौंक कर उसे देखा, फिर आहिस्तगी से बोली, मैं लाइबा को भेजती हूँ। वो चली गई तो अरमगान एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। उसे यहाँ नहीं आना था। आज हनी का आखिरी पेपर था। वो उसे पिक करके वापस लौटा तो बिला इरादा ही गाड़ी का रुख उस तरफ मोड़ दिया था। मुझे मालूम था तुम आ जाओगे। उसकी पुष्ट से आवाज़ उभरी। अरमगान खड़ा होकर पलटा। सफ़ेद नेट के ड्रेस में सारे बालों को समेटे हुए मुबहम सा मुस्कुरा रही थी। बैठो। मुझे बैठना नहीं है लाइबा। उसके लहजे की संजीदगी पर लाइबा खामोश सी हो गई। फिर उसके करीब से निकलकर सामने वाली कुर्सी पर आ बैठी। उसके हाथों में सफ़ेद जिल्द वाली डायरी थी। हनी कैसी है? अच्छी है। हाँ, वो तो है। ये कहकर वो खामोश हो गई थी। अरमगान मुंतज़िर सा उसे देखता रहा। लाइबा की मम्मी ने एक बैग लाकर सोफे के करीब रखा। मैं वसीम से शादी कर रही हूँ, लाइबा ने बैग पर नज़रें जमाते हुए आहिस्तगी से बताया। अरमगान के अंदर सन्नाटे से उतर आए। हाँ, तुम मेरे अलावा किसी से भी शादी कर सकती हो। उसके लहजे में दबा दबा गुस्सा, पछतावा और दुख मुतरशा था। लाइबा ने निचला लब दांतों तले दबाकर उसे देखा। वो खड़ा हो गया। चलता हूँ। अपने किसी सवाल का जवाब नहीं लोगे? हर सवाल का जवाब तो मिल गया। वो जहर खन लहजे में गोया हुआ। किसी सवाल का जवाब नहीं मिला अरमगान। जल्दबाजी मत किया करो। वो चंद कदम चलकर उसके सामने आई। कुछ लम्हे उसकी बेताब निगाहें अरमगान के चेहरे पर भटकती रही। वो उन नम आंखों में झांकता रहा। कितने खूबसूरत लम्हे, कितनी मोहब्बतें, कितनी चाहतें और बेताबियाँ उन निगाहों में पनहा थी।
ऐसा क्यों किया तुमने? वो कितना बेताब होकर मगर हारे हुए लहजे में पूछ रहा था। राइबा के दिल चाहा एक बार तो उसके शाने पर सर रखकर सारे आंसू बहा दे। इससे कब्र के नोक मसगा पर मचलता कतरा अब उसके सारे लफ्ज़ सब तोड़ देता। उसने आहिस्तगी से चेहरा झुका दिया। कुछ आंसू बहुत संभाल कर रखने पड़ते हैं। उसने भी पलकें झपककर उस आंसू को दिल के किसी कोने में गिरा दिया। आवाज़ बहुत ज़ोर से आई थी। क़यामत का शोर हुआ। फिर 400 हू का आलम था। ये डायरी, उसने स्याह जिल्द वाली डायरी उसके सिमत पढ़ लेना, सारे जवाब मिल जाएंगे। उसके हलक में फंदा सा पड़ा। फिर भी सब जुर्म मेरे निकले तो माफ़ कर देने का हौसला पैदा करना कि मुझे बद्दुआओं से बहुत डर लगता है। अरमगान तनवीमी कैफियत में डायरी पकड़ ली। जाओ, हनी इंतज़ार कर रही होगी। वो रुख बदल गई। लाइबा, कुछ ना कहो तो बेहतर है। लाइबा के एक ही जुमले ने उसके सारे अल्फाज मुंजमद कर दिए। वो थके थके कदमों से वापस लौटा। लाइबा की आंखों में मचलते आंसू ने उसे साकत सा कर दिया था, जो पुकार पुकार कर कह रहे थे, हाँ अरमगान, तुम्हें किसी और को सौंप देना इतना भी आसान ना था। हनी उसका इंतज़ार करते करते सो गई थी। उसने एहतियात से दरवाज़ा खोला था। गाड़ी स्टार्ट करना चाहिए मगर रहा ना गया तो डायरी खोली। पहला सफ़ा, दूसरा, तीसरा, यह के बाद देख रहे वो सफ़ा पलटता चला गया। हर चीज़ साकिन थी। बस लफ्ज़ बोल रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे, मंज़र दिखाते थे और वो सारे मंज़र जवाब थे। उसके अंदर उड़ती बदगुमानियों के गिर्द बैठने लगी। फिर उसकी निगाह आखिरी सफ़े पर जम गई और लाइबा मुराद ने कभी नहीं सोचा था कि वो ये नज़म खुद अपने हाथों मुकम्मल करेगी। मिसाल रुत की ये पहली दस्तक की सरजनिश है कि हिजर मौसम ने रस्ते रस्ते सफ़र का आगाज़ कर दिया है। तुम्हारे हाथों का लम्स जब भी मेरी वफा की हथेलियों पर हिना बनेगा तो सोच लूँगी रफ़ाकतों का सुनहरा सूरज गुरूब के इम्तिहान में है। हमारे बागों से कर कभी तितलियों की खुशबू गुज़र न पाए तो ये न कहना कि तितलियों ने गुलाब रास्ते बदल लिए हैं। अगर कोई शाम यूँ भी आए कि जिसमें हम तुम लगें पर आए तो जान लेना कि शाम बेबस थी शब की तारीखियों के हाथों। तुम्हारी ख्वाहिश की मुठियाँ बेध्यानियों में कभी खिले तो यकीन करना कि मेरी चाहत के जुगनुओं ने तुम्हारे हाथों के लम्स ताज़ा की ख्वाहिशों में बड़े घनेरे अंधेरे काटे। मगर ये ख़दशे, ये वसवसे तो तकल्फ़न हैं जो बेइरादा सफ़र पे निकले तो ये तो होता है, ये तो होगा। हम अपने जज्बों की को मुंजमद राह गानियों के सपुर्द करके ये सोच लेंगे कि हिजर मौसम तो वसल की पहली शाम से ही सफ़र का आगाज़ कर चुका था। ये सच कि हमने गुलाब रास्ते बदल लिए हैं, मगर कांटों का सफ़र ये भी नहीं। मुझे तुम पर एतमाद था, तुम्हारी मोहब्बत पर भी यकीन था, मगर एक एतबार उन मोहब्बतों पर भी था जो तुम्हें पुरुमीद निगाहों से तकती थी कि ये मोहब्बतें कभी ना कभी तुमसे अपना आप मनवाएंगी। तुम उन्हें अपने अंदर से खुर्च नहीं सकते। ये जब तुम्हें हराती तो तुम मेरी मोहब्बत को पछतावे के तराजू में तोलने लगते और तब तुम्हारा ये जुमला मुझे मार देता। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो मुझे अपनों से कभी अलग ना करती। लाइबा मुराद, शायद मैं तब भी इनकार ना करती, मगर वो जो तुम्हारे लोग हैं मेरे सामने खड़े हो गए थे। मैंने उनकी आंखों में इल्तिजा देखी, उनके होंठों पर मचलती पुकार सुनी। और वो तो हनी, वो इतनी मासूम है कि उसे दुख देने वाला कभी खुश न रहता। मैंने उन्हें उनका मान लौटा दिया। हमारी मोहब्बत उनसे ज़्यादा कीमती तो ना थी। आज तुम्हें मेरा फ़ैसला अजीब लगेगा, मगर अरमान, ये मोहब्बतें हम पर कर्ज़ होती हैं और ये कर्ज़ लौटाने हैं, मुझे भी और तुम्हें भी। कोशिश करना, लाइबा को भूल जाओ। अरमगान गुमसुम सा बैठा रहा। हनी चौंक कर जागी। क्या हुआ मान? कुछ नहीं, घर चलते हैं। अरमगान ने गाड़ी स्टार्ट की और डायरी के औराक फाड़कर हवाओं के सपुर्द करते हुए सोचा था, मैं तुम्हें किसी मुकद्दस राज की तरह दिल में छुपा कर रखूँगा लाइबा मुराद। कभी भूलूँगा नहीं कि तुमसे मैंने मोहब्बत करना सीखा है। मतलब ना चाहते हुए भी हमने एक सैड एंडिंग नावल पढ़ा है। ठीक है, मतलब एक तरह से देखा जाए जो लोग हनी के साइड पर हैं, मतलब हनी मुझे भी पसंद है, उसका भी करैक्टर बहुत इनोसेंट है, लेकिन उनकी मोहब्बत भी बहुत सच्ची थी और अरमगान ने तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी उससे, तो उसका थोड़ा बहुत तो दुख होता है भाई। हम भी इंसान हैं, थोड़ा बहुत तो फील करते ही हैं, तो वो दुख तो हो रहा है बेचारी का। बट खैर, ऐसे भी होता है, कुछ मोहब्बतें ऐसे ही होती हैं और वो सही, बिल्कुल उसने सही किया। मैं सच बोलूँ, उसने बिल्कुल सही किया। एक वक्त आता है जब इंसान पछताता है,
और उसने कहा कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मोहब्बत पर तुम कहो कि तुम्हें पछताना पड़े, तो इससे बेटर ये नहीं है कि हम लोग अभी ही इस कर लें मतलब एक दूसरे के रास्ते जुदा कर लें। तो उसने ज़्यादा बेटर फील किया और फिर खैर इसे ही शायद किस्मत कहते हैं, अल्लाह बचाए ऐसी किस्मत से। मतलब मुझे बहुत डर लगता है ऐसे लोगों के साथ जो ट्रेजेडी होती है ना, मुझे उससे बहुत डर लगता है, क्योंकि ये एक आपके बस में नहीं होता, बेख्तियारी अमल है। अल्लाह अपने हिफ्ज़ मान में सबको रखे, आमीन। तो नावल बुरा नहीं था, अच्छा था, एक अच्छा लेसन था। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा ये नावल। तो आप लोग मेरे लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा, मुझे आप लोगों की आजकल दुआएं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी और अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।